हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज अर्चना राठी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12th का एक काफ़ी बड़ा चैप्टर दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। और इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है नीट में, और किस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन के बेसिस पर बेटा इस लेक्चर में मैं क्वेश्चंस लाई हूँ। मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस नीट में आते हैं उसी का रेप्लिका, ना उससे आसान ना उससे बहुत ज़्यादा टफ। ठीक है, तो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको एक मिरर मिल जाएगा, उसी हिसाब से आपको ये चैप्टर को रीड करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो बिना लेट किए बिना टाइम पास करे चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। आ जाइए बेटा, आप पहले खुद सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और फिर मेरे साथ सॉल्व करेंगे। रेडी? आ जाओ, चल बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है हमारे सामने, ये ऑल ट्रेट्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एक्सेप्ट। सारे ट्रेट्स अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसको छोड़कर? तो ऑब्वियसली इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 4, दैट इज रिंकल्ड सीड। आप सब जानते हो बेटा कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट है वो अपने आप को केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाता है। तो टॉल होना, वॉयलेट फ्लावर होना और एक्सियल पोजीशन होना फ्लावर की, ये सारे डोमिनेंट ट्रेट है। और सीड का रिंकल्ड होना जो है वो क्या करता है, वो आपका रिसेसिव ट्रेट है जो अपने आप को केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये तीनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसे छोड़ के? इसे छोड़ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following genotype will produce 4 different type of gametes? इनमें से कौन सा ऐसा जीनोटाइप है जो 4 अलग अलग तरह के गेमीट्स को प्रोड्यूस कर सकता है? वैसे तो मेरी समझ ये कहती है कि आपको अभी सारे फॉर्मूलाज पता होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ बेटा कि गेमीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आप सब लोग ये जानते होंगे कि अगर सपोज आपको कोई जीनोटाइप गिवन है और आपको पता करना है कि इस जीनोटाइप का बंदा कितने तरह के गेमीट बना सकता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n, जहां पर n क्या होता है? जहां पर n होता है हेट्रोजाइगस कंडीशंस, माने कि कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको यहां पर दिख रही हैं। तो काउंट करते हैं, ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये दूसरी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ऑब्वियसली ये तो होमोजाइगस कंडीशन है, तो इस पूरे जीनोटाइप में आपको कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखाई दे रही हैं? 2। तो ऑप्शन ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 3 is equal 2 raised to the power 2 is equal to 4, राइट? तो यानी कि इस जीनोटाइप का बंदा कितने तरह के गेमीट्स बना सकता है? 4। तो फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा। फॉर्मूला ये है कि आपको गेमीट्स कैसे निकालने हैं, पता चल गया। ऐसे अगर आपको जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस निकालने होते हैं बेटा, इसका भी साथ साथ बता देती हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में काफ़ी इस्तेमाल हो जाते हैं, तो ये आप जान लो। अगर हमें जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस निकालने हो तो वो कैसे निकालते हैं? सपोज हमें दिया हुआ है कि एक बंदा ये है और दूसरा बंदा है ये, इन दोनों का क्रॉस हो रहा है और वो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों की मेटिंग होने के बाद, क्रॉस होने के बाद कितने तरह के जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। तो उसका क्या फॉर्मूला है? पहले आप इस बंदे के गेमीट्स निकालो। ये बंदे कितने गेमीट बना सकता है? 1, 2 हेट्रोजाइगस कंडीशंस हैं, तो ये बंदा 4 तरह के गेमीट बना सकता है। यहां कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन है? केवल 1। तो 2 raised to the power 1 is equal to 2। तो देख बच्चा, यहां पे ये कितने तरह के गेमीट बना सकता है? 4, ये 2। तो इन दोनों के गुणा कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 2 इज इक्वल टू 8, तो 4 2 = 8। तो अगर ये दोनों माँ बाप हैं, अगर ये दोनों जीनोटाइप वाले माँ बाप हैं, तो ये कितने तरह के जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, कितने तरह के ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 8। तो दीज आर द नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस। तो ठीक है, अगर आपको ये निकालना हो कि कोई फलाने जीनोटाइप का बंदा कितने तरह के गेमीट्स बना सकता है, तो उसका फॉर्मूला है 2 raised to the power n। लेकिन अगर आपको ये निकालना हो कि माँ बाप का जीनोटाइप आपको गिवन है और आपसे पूछा हो कि कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो आप पहले पेरेंट 1 के गेमीट्स निकालोगे, फिर पेरेंट 2 के गेमीट्स निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके सामने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, राइट? चलिए आ जाइए, इसको देखते हैं हम। ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो 4 अलग अलग तरह के गेमीट बना सकता है? 4 तरह के गेमीट कब बन सकते हैं? 2 raised to the power 2 is equal to 4। कोई बंदा
4 अलग अलग तरह के गैमीट तब बना सकता है जब उसके जीनोटाइप में 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। अभी आपने समझा कैसे? तो हमें ऐसा जीनोटाइप ढूंढना है जिसमें 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो देखो इसमें तो कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, इस वाले जीनोटाइप में केवल 1 हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें भी केवल 1। ये वाला जीनोटाइप 1 और 2, इसमें 2 हेट्रोजाइगस कंडीशंस हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। राइट? अगर वो 8 कहता तो हम फिर ऐसा जीनोटाइप ढूंढते जिसमें 3 हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। अगर वो बोलता कि केवल ऐसा जीनोटाइप ढूंढ के बताओ जिसमें केवल 2 तरह के गैमीट पॉसिबल हैं, तो हम ऐसा जीनोटाइप ढूंढते जिसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन केवल 1 होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है द फिनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड रिजेंबल्स आइदर ऑफ द 2 पेरेंट। ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा फिनोमिनन ढूंढना है जहां पे जो हमारी F1 जनरेशन आ रही है वो किसी एक पेरेंट से, उसका जो फिनोटाइप है माने कि वो बाहर से कैसा दिखता है, वो दोनों में से किसी एक पेरेंट को मैच कर रहा है। तो क्या ऐसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है? नहीं। हम जानते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो अगर रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करा रहे हो तो आपको F1 पिंक मिलता है जो दोनों ही पेरेंट में से किसी को भी रिजेंबल नहीं करता। ऐसे ही को डोमिनेंस में अगर सपोज जो है ब्लैक कलर की काऊ को आप वाइट कलर की काऊ से क्रॉस करा रहे हो तो आपको रोआन कलर मिलता है, यानी कि दोनों मिलते हैं, वाइट पैचेस भी होंगे और ब्लैक पैचेस भी होंगे। राइट? तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस तो छोड़ दो, डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पे जो हमें F1 जनरेशन मिलती है वो किसी एक पेरेंट को, आइदर ऑफ द पेरेंट मतलब दोनों में से किसी एक पेरेंट को पूरी तरह रिजेंबल करती है। जैसे आप जानते हो कैपिटल टी क्रॉसेस विद स्मॉल टी, F1 क्या आता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो F1 जनरेशन है उसका जो फिनोटाइप है, टॉल फिनोटाइप, वो एक पेरेंट के साथ मैच करता है, दैट इज कैपिटल टी वाला पेरेंट। राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स। एक जीन जनरली एक फिनोटाइप को कंट्रोल करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक जीन बहुत सारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल करती है, और आप अच्छे से जानते हो इस फिनोमिनन का नाम होता है आपका द एबिलिटी ऑफ अ जीन। हाँ, इस फिनोमिनन का नाम होता है आपका प्लियोट्रॉपी, जहां पर एक जीन का इफेक्ट बहुत सारे फिनोटाइप्स पर होता है। एग्जाम्पल आपको पता है, प्लियोट्रॉपिक जीन जो है, जो सिकल सेल अनीमिया जो कॉज करती है, HBS जीन, ये एक प्लियोट्रॉपिक जीन है। आपकी जीन कॉजिंग फिनाइल कीटोनूरिया, आपको पता है अच्छे से कि फिनाइल कीटोनूरिया एक बीमारी होती है, और इस बीमारी को करने वाली जो जीन होती है वो जीन भी नेचर में प्लियोट्रॉपिक होती है। सिकल सेल अनीमिया करने वाली जो जीन होती है HBS जीन, वो भी नेचर में प्लियोट्रॉपिक होती है। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है प्लियोट्रॉपी का, आपको याद होगा स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जीन। एक और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जीन। राइट? ये जो जीन है ये भी प्लियोट्रॉपिक जीन होती है, ये स्टार्च के साइज को भी कंट्रोल करती है और ये सीड की शेप को भी कंट्रोल करती है, एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको देखो फटाफट से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इफ इट्स हेट्रोजाइगस फॉर 3 लोकाई। ये तो आप अच्छे से बता सकते हो। वो कह रहा है वो 3 लोकस के लिए, 3 लोकस का मतलब क्या हुआ कि 3 जीन्स के लिए। आप जानते हो एक लोकस पर एक जीन बैठी है, तो वो कह रहा है एक ऐसा बंदा जो 3 लोकस के लिए हेट्रोजाइगस है वो कितने तरह के गेमीट बना सकता है। राइट? यानी कि 3 जीन्स के लिए, यानी कि वो इस तरह की कुछ कंडीशन कह रहा है। तो ये बंदा आपको दिखाई दे रहा है, ये कितने लोकस के लिए आपको हेट्रोजाइगस दिखाई दे रहा है? ये 3 लोकस के लिए आपको हेट्रोजाइगस दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं 2n, और कितने लोकस के लिए, कितने जीन के लिए हेट्रोजाइगस है? 3 जीन्स के लिए, तो 2^8। तो ऐसा बंदा जिसका जीनोटाइप 3 जीन्स के लिए हेट्रोजाइगस है, 3 लोकस के लिए हेट्रोजाइगस है, वो कितने तरह के गेमीट बना सकता है? 8 तरह के गेमीट बना सकता है। राइट? चलिए नेक्स्ट,
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप सब अच्छे से जानते हो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मेंडल साहब ने ही दिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस करके, है ना, जो ये कहता है कि जब आप कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हो, यानी कि आप दो जीन्स के इनहेरिटेंस को एक साथ पढ़ रहे होते हो, तो जो दोनों ट्रेट होते हैं उनका इनहेरिटेंस पैटर्न एक दूसरे से एकदम आज़ाद होता है। यानी कि सीड कलर और सीड शेप दो जीन्स को लेकर अगर आप कोई क्रॉस करा रहे हो तो सीड कलर किस तरह से इनहेरिट होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और सीड शेप का जीन किस तरह से इनहेरिट होगा, ये एक दूसरे से आज़ाद होते हैं, एक दूसरे में इंटरफेरेंस कॉज नहीं करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, गलत। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस करके बता सकते हो। इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन अनदर कैरेक्टर, नो। आप अच्छे से जानते हो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न दूसरे कैरेक्टर के का इनहेरिटेंस पैटर्न से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते। इट वॉज प्रपोज्ड बाय बेटसन, गलत। इट वॉज प्रपोज्ड बाय मेंडल। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली, दिस इज करेक्ट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आप हर जगह नहीं लगा सकते, यानी कि ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हो इस लॉ का एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन का नाम है लिंकेज। लिंकेज एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पर आकर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाता है। और लिंकेज आपको कहां देखने को मिलता है? ऐसी सारी जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी होती हैं, ऐसी सारी जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी होती हैं, आपस में लिंक्ड होती हैं। आपस में लिंक्ड क्यों होती हैं आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि वो एक साथ इनहेरिट होती हैं। अगर सपोज ये ए जीन है और ये बी जीन है, तो ए और बी जीन हमेशा एक साथ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो ऐसी सारी जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं, और वो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाती। यानी कि जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, जीन ई, ये कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएंगे, बिकॉज दे ऑल आर लिंक्ड एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहां अप्लाई होता है? ऐसी जीन्स पे अप्लाई होता है जो अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं। जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम करते हैं तो वहां पे सीड कलर और सीड शेप का जो जीन होता है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमें गलत बताना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। इट वॉज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवरी, हाँ वो सटन एंड बोवरी ने प्रपोज की थी। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। जिस तरह का नेचर जो है क्रोमोसोम्स दिखाते हैं वैसा ही नेचर जीन्स दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों पेयर्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जीन्स भी जोड़ों में होती है, क्रोमोसोम्स भी जोड़े में होते हैं। दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स और जीन दोनों के दोनों ही जब मियोसिस होता है, गैमीट बनते हैं, तो सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और गैमीट्स में दोनों की सिंगल सिंगल कॉपी जाती है। क्रोमोसोम एंड जीन अक्कर इन पेयर्स इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल्स रेस्पेक्टिवली, गलत। ये कह रहा है कि क्रोमोसोम तो पेयर्स में होते हैं डिप्लॉयड सेल में, और जीन्स भी पेयर में होती हैं हैप्लॉयड सेल में, गलत। हम अच्छे से जानते हैं कि क्रोमोसोम्स भी जोड़े में होते हैं डिप्लॉयड सेल में, जीन्स भी जोड़े में होती है डिप्लॉयड सेल में, लेकिन एक हैप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम की भी एक ही कॉपी होती है और जीन की भी एक ही कॉपी होती है, तो ये बात गलत है। द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर्स रीस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। हम अच्छे से जानते हैं कि जब दो गैमीट फर्टिलाइज हो जाते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं तो वापस से क्रोमोसोम जोड़े में आ जाते हैं और वापस से जीन्स भी जोड़े में आ जाती हैं। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है थर्ड ऑप्शन, राइट। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट लिंकेज। आप जानते हो बेटा लिंकेज का फिनोमिनन क्या होता है, राइट। लेकिन लिंकेज भी दो तरह की हो सकती है, अच्छे से जानते हो, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अगर किसी भी क्रोमोसोम पर बैठी जो दो जीन्स हैं वो अगर बहुत ज्यादा पास हैं तो वो कंप्लीटली लिंक्ड हो सकती हैं। कंप्लीटली लिंक्ड मतलब वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी। लेकिन सपोज वो एक दूसरे से काफी दूरी पर बैठी हैं तो वो लिंक्ड तो है, ये तो तय है,
क्योंकि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स बैठी होंगी वो लिंक्ड तो होंगी आपस में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनका जो रिश्ता है वो तोड़ा जा सकता है। मतलब ये तो ऐसा रिश्ता बन गया जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, दुनिया की कोई ताकत। ये कंप्लीट लिंकेज है। रिश्ता ये भी है, लिंकेज ये भी है, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पर बैठी हैं, पर इनको तोड़ा जा सकता है। और वो तोड़ने वाला कौन है? क्रॉसिंग ओवर। तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी जो दो जीन्स हैं, अगर उनको किसी कारणवश अलग किया जा सकता है तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। और उनको अलग करने की कौन सी एजेंसी होती है? क्रॉसिंग ओवर, राइट। तो आप अच्छे से जानते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक एक्सचेंज होता है, राइट। तो चलिए, कंप्लीट लिंकेज में वो कह रहा है अगर लिंकेज कंप्लीट है तो वो दिखाएगा 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर कंप्लीट लिंकेज है तो दो जीन्स कभी अलग होंगी ही नहीं, और अगर होंगी ही नहीं तो कोई नया कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, यानी कि रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं। यानी कि टोटल जितने भी आपको F2 जनरेशन में बच्चे दिखाई देंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होंगे। तो ये बात करेक्ट है। F2 फिनोटिपिक रेशो इज 3:1 इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये बात देखो बहुत कमाल की है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर दो जीन्स जिनको आप स्टडी कर रहे हो, राइट, अगर वो आपस में कंप्लीटली लिंक्ड हैं तो वो अगर आप एक डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हो, है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने कहा वो मेंडल वाला डाई हाइब्रिड क्रॉस ले लो जहां पे हम सीड कलर और सीड शेप करके लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉसिंग विद स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो हमें F1 जनरेशन में मिलता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हम सेल्फिंग कराते हैं तो हमें F2 जनरेशन मिलती है। डाई हाइब्रिड क्रॉस ये है। जब हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो हमारा F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशो आता है वो क्या आता था? 9:3:3:1। लेकिन वो ये कह रहा है कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस आप करा रहे हो लेकिन दोनों जीन्स आपस में कंप्लीटली लिंक्ड हैं। जब वो कंप्लीटली लिंक्ड हैं तो जो हमारा F1 हाइब्रिड बनेगा वो F1 हाइब्रिड आपका 4 तरह के गेमीट्स नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा 4 तरह के गेमीट्स? क्योंकि वहां पर जीन्स जो है वो कंप्लीटली लिंक्ड है, और जीन्स लिंक्ड हैं तो वो नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे नहीं, और नया कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगी। आप पता है ना कि हाइब्रिड में कितने तरह के गेमीट पॉसिबल होते थे? 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। लेकिन कंप्लीट लिंकेज होने की वजह से यहाँ पे 2 ही तरह के गेमीट बनेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी F2 जनरेशन आएगी वहां पे जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन होंगे वो कम हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए जो F2 में फिनोटिपिक रेशो होगा वो 9:3:3:1 आने की बजाय 3:1 आ जाएगा। यानी कि अगर दो जीन्स में अगर आप कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो और वो दोनों जीन्स जिनको लेकर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो वो आपस में कंप्लीटली लिंक्ड हैं, तो सही मायनों में वो डाई हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड नहीं रह जाता, वो मोनो हाइब्रिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह F1 जनरेशन 4 तरह के गेमीट नहीं 2 ही तरह के गेमीट बनाती है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हो और उस डाई हाइब्रिड क्रॉस में दोनों जीन्स आपस में कंप्लीटली लिंक्ड हैं, तो बताओ F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो क्या होगा? तो आप बताओगे वही होगा जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होता है। फिनोटिपिक रेशो 3:1 होगा और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 होगा। कारण समझ में आ गया? क्योंकि नंबर ऑफ गेमीट्स 4 नहीं 2 ही बनेंगे, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा हो जाएगा। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो इज 1:1 इन F2 जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो क्या आता था? मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो आता है 1:1, और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो क्या आता था? 1:1:1:1। लेकिन मैंने अभी आपको बताया अगर दो जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड हैं तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह रेशो उनका आता है। तो हाँ, अगर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की आप बात कर रहे हो और कंप्लीट लिंकेज है तो उसका टेस्ट क्रॉस रेशो भी कैसा आएगा? मोनो हाइब्रिड जैसा आएगा। तो 1:1, ये बात भी करेक्ट है। लिंक्ड जीन्स टेंड टू सेपरेट फ्रीक्वेंटली। ये कह रहा है कि कंप्लीटली लिंक्ड जो जीन्स होती हैं वो आसानी से सेपरेट हो जाती हैं। गलत, बल्कि उन्हें तो कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स को, तो नॉट इवन क्रॉसिंग ओवर। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन मेल? लिंकेज ग्रुप कैसे निकालते हैं बेटा? अगर मैं अपनी बात करूं, फीमेल्स की बात करूं, तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो हमारी लास्ट सेक्स क्रोमोसोम वाले जो पेयर है उसमें भी दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, XX। तो लिंकेज ग्रुप हम कैसे निकालते हैं? लिंकेज ग्रुप होता है नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। अगर मेरे पास डिप्लॉइड कंडीशन में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो हैप्लॉइड कंडीशन में कितने होंगे? 23। तो मेरे पास 23 लिंकेज ग्रुप्स हैं।
लेकिन अगर मैं ह्यूमन मेल की बात करूं तो ह्यूमन मेल में जो लास्ट वाला जोड़ा है उसमें दोनों क्रोमोसोम एक जैसे नहीं होते हैं, ये अलग होता है, ये अलग होता है। तो यहां पे लिंकेज ग्रुप टोटल कितने हो जाएंगे? 24, क्योंकि इस वाले जोड़े में से ये क्रोमोसोम बिल्कुल अलग है और ये क्रोमोसोम बिल्कुल अलग है। बाकी जितने जोड़े हैं आप जानते हो ये सारे होमोलोगस जोड़े होते हैं, तो बाकी जितने जोड़े होते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं बिल्कुल, इन पर बैठी जीन्स भी एक जैसी होती हैं। तो इन दोनों में से एक लिंकेज ग्रुप निकलेगा। लिंकेज ग्रुप का मतलब कि कौन कौन सी जीन्स आपस में लिंक्ड हैं। अब ये जोड़ा है, इसमें भी सारी वही जीन्स हैं, इसके ऊपर भी सारी वही जीन्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जीन इस जीन के साथ लिंक्ड है। तो यहां से तो हमें एक ही बात सामने आएगी हमारे पास, है ना। ऐसे ही जो 22 जोड़े हैं वो 22 लिंकेज ग्रुप बनाएंगे, लेकिन 23वां जोड़ा जो है वो फीमेल्स में दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, तो वहां से हमें एक ही लिंकेज ग्रुप मिलेगा। लेकिन मेल्स में दोनों अलग अलग है, XY, तो 2 लिंकेज ग्रुप मिलेंगे। इस पे अलग जीन्स बैठी होंगी, इस पे अलग जीन्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? 24। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बिटवीन जीन Y एंड W इन ड्रोसोफिला? आप ये ऑप्शन में ये पॉइंट लगाना भूल गए हैं, तो ये 1.3% होगा, 13% नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पे पॉइंट हम लगाएंगे, मिस प्रिंटिंग थोड़ा सा हो गई है। ओके, क्या हुआ बेटा? हाँ, अभी नहाने जाना। अच्छा, चलो भाई, तो देखो आप अच्छे से जानते हो कि जो मॉर्गन साहब हैं उन्होंने ड्रोसोफिला को लेकर 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, राइट। एक में उन्होंने YW लिया था, है ना, आई कलर की जीन, ये बॉडी कलर की, आई कलर की जीन और आपका विंग टाइप की जीन, ठीक है। कैसे होंगे? 2 एक्सपेरिमेंट किए थे ना उन्होंने, है ना। एक आई कलर और बॉडी कलर को लेकर किया था और एक आई कलर और विंग टाइप को लेकर किया था, है ना। वेस्टिजियल था, एक विंग टाइप। तो 2 तरह के जो एक्सपेरिमेंट मॉर्गन साहब ने किए थे, वहाँ पे आप अच्छे से जानते हो, एक में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया था वो 62.8% था, और दूसरे में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया था दैट वाज 98.7, है ना, और 1.3% रिकॉम्बिनेंट थे। तो जो ये Y और W वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, वहाँ पे कितने परसेंट आपके रिकॉम्बिनेशन आ रहे थे? 1.3%, राइट, है ना, 1.3%। तो 98.7 ही होगा ना, मैं सही कर रही हूँ ना? हाँ, ठीक है। चलिए, और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में क्या कंडीशन थी? 62.8। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना बेटा वो सीधा यही पूछता है कि कहाँ जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना परसेंट था। इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने परसेंट था, रिकॉम्बिनेंट जो है कॉम्बिनेशन कितने परसेंट था। तो ये डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो बेटा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें याद रखना है, भूलना मत इसको, ओके, कि 2 एक्सपेरिमेंट है, सीधा वैल्यू आती है, ज़्यादा डिटेल में जाके वो नहीं पूछता है। 2 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, एक में लिया गया है आई कलर और बॉडी कलर, दूसरे में लिया गया है आई कलर और विंग टाइप। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने किया ये कौन सा है? ये हमारा है आई कलर और बॉडी कलर लेकर, यहाँ पे 98.7 पेरेंटल हैं और आपके 1.3% रिकॉम्बिनेंट्स हैं। और दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा किया गया है आई कलर और विंग टाइप को लेके, वहाँ पे 62.8% क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और जो बाकी के आपके बचे वो आपके रिकॉम्बिनेंट्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग क्या होती है आप अच्छे से जानते हो, उसको स्ट्रूटिवेंट साहब ने बताया था, जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे, वो भी ड्रोसोफिला पे उनके साथ काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये बताया था कि 2 जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होने के जितने चांसेस हैं, क्रॉसिंग ओवर होने के जितने चांसेस हैं, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, इस बात से आप ये पता लगा सकते हो कि एक क्रोमोसोम के ऊपर बैठी जो जीन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है और वो किस फैशन में, किस तरह से बैठी होंगी, इसका एक अनुमान आप लगा सकते हो, एक प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। इसको हम क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं। चलिए आ जाइए देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें छांटना है, ओके। क्रॉसिंग ओवर इज इंपॉर्टेंट इन लोकेटिंग जीन्स ऑन क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है।
जब तक आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं पता होगी, क्रॉसओवर वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक आप ये अनुमान नहीं लगा पाओगे कि दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा और वो किस फैशन में बैठी होंगी। यानी कि क्रोमोसोमल मैपिंग होने के लिए क्रॉसिंग ओवर का होना बहुत जरूरी है। तो ये बात करेक्ट है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, ये बात भी सही है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यानी कि क्रॉस ओवर वैल्यू, आप अच्छे से जानते हो बेटा, एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स बैठी होती हैं वो जितना पास होंगी, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस उतने ही कम होंगे, क्योंकि उस दशा में लिंकेज बहुत ज्यादा होगा। लेकिन एक क्रोमोसोम के ऊपर बैठी जीन्स अगर बहुत दूर दूर हैं तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाँ, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इस बात पर निर्भर करती है कि एक क्रोमोसोम पर बैठी जो जीन्स हैं उनके बीच का अंतर कितना है। अगर वो अंतर ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा, अगर वो अंतर कम है तो रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, ये बात गलत है। The sequences and the relative distances between various genes is graphically represented in terms of recombination frequency। बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोमल मैपिंग में मैंने अभी बताया हम कर क्या रहे हैं, हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मदद से एक क्रोमोसोम के ऊपर ये अनुमान लगा पाते हैं कि वो किस फैशन में बैठी होंगी, ए बी सी, बी ए सी, और उनके बीच का लगभग डिस्टेंस कितना होगा। तो ये बात सही है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है, तो इसका आंसर बन जाएगा 3, राइट। हाँ, यहां पे इनवर्सली नहीं, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था। मैंने अभी आपको बताया कि क्रॉसओवर और रिकॉम्बिनेशन कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, डिस्टेंस कम तो क्रॉसिंग ओवर कम। चलिए, इंडिविजुअल्स हैविंग होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। होमोमॉर्फिक मतलब एक जैसे सेक्स क्रोमोसोम, जैसे हम में ह्यूमन फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम का जोड़ा दोनों सेम है, राइट। लेकिन मेल्स कैसे होते हैं, हेट्रोमॉर्फिक, क्योंकि वहां पे एक्स वाई है। तो ऑब्वियसली जो होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम वाला बंदा होगा, यानी कि जिसके पास एक ही तरह का सेक्स, मतलब जोड़े में एक ही तरह का एक्स क्रोमोसोम है, एक्स एक्स, तो वो ऑब्वियसली एक ही तरह का गैमेट बनाएगा। ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट विल फॉर्म। जैसे फीमेल्स में जितने भी गैमेट्स होंगे उनमें एक्स ही क्रोमोसोम जाएगा, कोई अलग से नया तरह का गैमेट तो बनेगा नहीं, सब में एक्स क्रोमोसोम होगा, एक ही तरह का गैमेट बनाएगा। नेक्स्ट, होलैंड्रिक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन, जितनी भी जीन्स वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं उन सारी जीन्स को हम वाई लिंक्ड जीन्स कहते हैं या फिर होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं। तो जितनी भी जीन्स वाई क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं वो होलैंड्रिक जीन्स होती हैं, और वो किस तरह का इनहेरिटेंस दिखाती हैं, वो ध्यान रखना बेटा, स्ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाती हैं। स्ट्रेट इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है, वाई क्रोमोसोम, बाप अपना वाई क्रोमोसोम अपने बेटे को देगा, बेटी को तो नहीं देगा, और वो अपने बेटे को देगा। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन वो एक ही जेंडर में चली जाती है, स्ट्रेट इनहेरिटेंस। लेकिन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आप जानते हो, जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं, रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाते हैं। मिश्री शैतान क्या कर रही है, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाते हैं, राइट। जैसे कि आप जानते हो एक्स क्रोमोसोम बाप के पास भी होता है, माँ के पास भी होता है। एक्स क्रोमोसोम बाप से बेटी में जाता है ना, और माँ से एक्स क्रोमोसोम बेटे में जाता है, तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है। लेकिन वाई लिंक्ड ट्रेट सारे स्ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट, इन द XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, आपको पता है XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहां देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है इंसेक्ट्स में, यू नो इट, राइट। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में क्या सही है, आ जाइए। XXXO टाइप, ये किसका केस है बेटा, ये केस है मेल हेट्रोगेमेटी का। आप जानते हो ना, दो केस होते हैं, फीमेल हेट्रोगेमेटी, मेल हेट्रोगेमेटी। तो ये केस है मेल हेट्रोगेमेटी का, माने के यहां पर जो मेल है वो दो तरह के गैमेट बनाएगा। 50% गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और 50% गैमेट्स में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो उसके पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम है ना। तो फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग, ओके।
फीमेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, नहीं, फीमेल के पास तो 2 एक्स क्रोमोसोम है। मेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स, नहीं। मेल्स आर होमोगेमेटिक, नहीं, मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ एग, क्योंकि उसके पास XX ही है। मेल यहां पर 2 तरह के गैमेट्स बनाएगा, जिनमें से कुछ में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और कुछ में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। क्लियर? ओके बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो आ जाओ बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में क्या सही नहीं है? हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। हाँ, आप जानते हो हीमोफीलिया में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो नहीं बन पाते हैं, तो खून बहता रहता है। सही है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, अभी बताया मैंने कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाते हैं, माने कि वो जो मेल होता है वो अपना जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो फीमेल को देगा और फिर अपने बेटे, उसके बेटे में जो, कैसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अगली एक जनरेशन छोड़ के उसमें सेम रुको फिर से बता दिया, बोलना नहीं आ रहा, सुनो ध्यान से। सपोज बाप है, बाप से सेम जेंडर में, ये क्या है? ये है आपका फादर। फादर अपने ग्रैंड सन को अपना ट्रेट देगा थ्रू हिज डॉटर। मतलब सेम जेंडर में नहीं जाता वो ट्रेट, बीच में ऑपोजिट जेंडर से होते हुए फिर अगले जनरेशन में जाता है। माने कि अगर एक आदमी को अपना ट्रेट अपनी ही जनरेशन के दूसरे आदमी को पास ऑन करना है तो उसके लिए उसे बीच में ऑपोजिट जेंडर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सपोज ये फादर जो है वो क्या है? हीमोफिलिक है ना? तो ये अपना जो एक्स क्रोमोसोम है अपने बेटे को तो दे नहीं सकता, अपनी बेटी को ही देगा ना। एक्स क्रोमोसोम अपनी बेटी को ही देगा, फिर इसकी जो बेटी होगी वो अपने बेटे को एक्स क्रोमोसोम जो देगी उसमें बीमारी आएगी। यानी कि अगर सेम जेंडर में इस बीमारी को जाना है तो वो ऑपोजिट जेंडर से होते हुए ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये इस जनरेशन में तो डायरेक्ट अपने बेटे को ये बीमारी नहीं दे सकता ना, क्योंकि बेटे में तो एक्स क्रोमोसोम जाएगा। तो ये पहले अपनी बेटी को देगा और फिर अपनी बेटी से अगली जनरेशन जो इसकी आएगी बेटे की, यानी कि इसका जो नाती होगा उसके पास ये जाएगा वाया द डॉटर। इस तरह की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और ये कौन से ट्रेट्स दिखाते हैं? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाते हैं, जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस, जैसे आपका हीमोफीलिया। राइट, चलिए कहां थे हम? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हाँ, तो इसमें गलत बात क्या हो गई? पहली, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एन्यूपुलॉइडी विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ कंप्लीट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। आप जानते हो एन्यूपुलॉइडी जो होती है बेटा, उसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई सेट ऑफ क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर एक चला जाता है तो उसे आप क्या कहते हो? अगर एक चला गया, वहां से एक निकल के चला गया तो आप उसे मोनोसोमी कहती हो। अगर किसी जोड़े में से दोनों ही निकल के चले गए तो फिर उसे क्या कहते हैं? नल्लीसोमी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि पूरा का पूरा जो जोड़ा है वही गायब है बंदे में, तो इसको हम क्या कहेंगे? नल्लीसोमी। राइट, चलिए नेक्स्ट। आप अच्छे से जानते हो ये सारे केसेस को ना। मोनोसोमी का केस क्या था? आपका टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो मोनोसोमी का केस था। ट्राइसोमी का केस क्या होता है? जहां पे एक जोड़े में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है तो एक जोड़े में 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। उसके जो है 2 क्लासिक एग्जाम्पल बनते हैं, एक डाउन सिंड्रोम और दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए, मार्क द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू ब्रीडिंग लाइन। आप अच्छे से जानते हो ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है, जिसे हम प्योर लाइन के नाम से भी जानते हैं। ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती है प्योर होमोजाइगस जो बंदे होते हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले, ये दोनों ही बंदे क्या हैं? प्योर लाइंस हैं। ये भी एक प्योर लाइन है, ये भी एक प्योर लाइन है, ये ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी है। तो इनके बारे में हमें गलत ढूंढना है। आ जाइए ढूंढते हैं। शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, मतलब ये अपनी अगली जनरेशन को जो ट्रेट देंगे उसका इनहेरिटेंस पैटर्न एकदम स्टेबल होगा। सबको पता है वो एक ही तरह का जीन पास ऑन, एक ही तरह का क्रोमोसोम पास ऑन कर सकता है, एक ही तरह का जीन पास ऑन कर सकता है। उसके पास देने को कैपिटल टी ही है, इसके पास देने को स्मॉल टी ही है। तो इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न होगा वो बहुत ही स्टेबल होगा। ये बात बिल्कुल सही है।
शोज एक्सप्रेशन फॉर फ्यू जनरेशन ओनली। क्यों भाई, फ्यू जनरेशन ओनली क्यों, पगला गए हो क्या? अगर वो कैपिटल टी इस जनरेशन को दे रहा है, अगली जनरेशन में भी दे सकता है, उससे अगली जनरेशन में जाएगा। ऐसा किसने बोल दिया कि कुछ जनरेशन तक वो एक्सप्रेशन आएगा फिर एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा? ऐसा कहाँ होगा भाई, गलत। अंडरगॉन, यस, आप अच्छे से जानते हो कि जो प्योर लाइन होती हैं, जो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज होती है, वो कैसे बनती हैं? जब आप बहुत लंबे समय तक सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहो तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो बंदे बनते हैं वो होमोजाइगस होते हैं, वो प्योर लाइन्स होते हैं, वो ट्रू ब्रीड्स होते हैं। जो मेंडल साहब थे उन्होंने क्या किया था, जो पाइसम सटाइवम होता है, जो पी होता है, उसमें नेचुरली बड पॉलिनेशन देखने को मिलता है और बड पॉलिनेशन नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। तो पाइसम सटाइवम में कई जनरेशंस तक जब कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा तो क्या बनी, प्योर लाइंस बनी, राइट। चलिए, तो हमें ऑड वन आउट ढूंढना है, गलत बात ढूंढनी है, तो इसमें गलत बात तो 2 है, राइट। ये दोनों बातें इसके बारे में सही है। अंडरगोड कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन शोज स्टेबल, तो ये बात गलत है, ऑड वन आउट है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमिनेंट ट्रेट इन एडिबल पी। इनमें से डोमिनेंट ट्रेट कौन सा नहीं है? फ्लावर का टर्मिनल होना रिसेसिव ट्रेट है, एक्सियल होना डोमिनेंट ट्रेट है। इन्फ्लेटेड पॉड आपको पता है डोमिनेंट ट्रेट है। सीड का कलर ग्रीन होना ये रिसेसिव ट्रेट है और ग्रीन पॉड होना डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये तीनों डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल मे बी अफेक्टेड इफ द मॉडिफाइड अलील प्रोड्यूस। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइंस है, ध्यान से सुनो बेटा। इस दुनिया में कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो अराइज हुई, उसके पास कोई जीन है, उस जो ओरिजिनल जीन है उस जीन को हम वाइल्ड अलील या डोमिनेंट अलील के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है तो ये जो जीन है जो उस ओरिजिनल बंदे में प्रेजेंट है नेचुरली, एवोल्यूशन के दौरान इस ओरिजिनल अलील में, इस डोमिनेंट अलील में, इस वाइल्ड अलील में क्या आते हैं, म्यूटेशन आते हैं। और म्यूटेशन आने के कारण ये बदल जाती है, यानी कि मॉडिफाई हो जाती है। तो पॉपुलेशन में इसका और एक नया रूप तैयार हो जाता है। अब इस ओरिजिनल जीन में, ये मेरी ओरिजिनल जीन है जिसे मैं डोमिनेंट अलील या वाइल्ड अलील के नाम से भी जान रही हूं, इसमें एवोल्यूशन हुआ और बदलाव आया। उस बदली हुई फॉर्म को मैंने मॉडिफाइड अलील कहा। अब ये जो बदली हुई अलील है ये किस किस तरह बदल सकती है वो सुनो। ये बदली हुई अलील या तो बदलने के बाद बिल्कुल भी एंजाइम बनाना ही बंद कर देगी, एंजाइम बनाएगी ही नहीं। अगर एंजाइम बनाएगी ही नहीं तो एक्सप्रेशन कहां से आएगा? एक्सप्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन, एंजाइम। तो मॉडिफाइड अलील अगर एंजाइम बनाएगी ही नहीं तो एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं। ऐसी मॉडिफाइड अलील को हम रिसेसिव अलील कहते हैं। दूसरा केस, ये जो बदली हुई अलील है, मॉडिफाइड अलील है, ये एंजाइम बना तो रही है पर थोड़ा सा कम एफिशिएंट बना रही है। एंजाइम बना तो रही है पर थोड़ा सा कम एफिशिएंट बना रही है। तो थोड़ा सा कम एफिशिएंट एंजाइम होने के चलते एक्सप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेशन आता है। तो पहला केस एंजाइम बना ही नहीं रही, दूसरा केस एंजाइम बना रही है पर थोड़ा सा कम एफिशिएंट है, कोई बात नहीं, एक्सप्रेशन आता है, ठीक। और तीसरा केस है कि एंजाइम बना तो रही है पर वो एंजाइम किसी काम का नहीं है, यानी कि वो एंजाइम नॉन फंक्शनल है। अगर वो एंजाइम नॉन फंक्शनल है ना तो भी एक्सप्रेशन नहीं आएगा। तो जो बदली हुई अलील है, अगर वो एंजाइम बिल्कुल भी बना ही नहीं रही है, मैं ऐसी बदली हुई अलील को रिसेसिव अलील के नाम से जानती हूं। अगर बदली हुई अलील एंजाइम बना तो रही है पर वो कोई किसी काम का नहीं है, वो नॉन फंक्शनल एंजाइम है, तो भी मैं ऐसी बदली हुई अलील को रिसेसिव अलील कहती हूं, क्योंकि दोनों ही केस में फिनोटाइप अफेक्ट होगा और एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अ नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, इस केस में फिनोटाइप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंजाइम तो बन रहा है। इसको मैं डोमिनेंट अलील ही कहती हूं, इसको डोमिनेंट अलील के नाम से ही हम जानते हैं।
ठीक है, तो अगर एंजाइम नहीं बन रहा है या नॉन फंक्शनल बन रहा है तो वो रिसेसिव अलील है, और अगर थोड़ा सा कम एफिशिएंट बन रहा है तो कोई बात नहीं, एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे हम डोमिनेंट अलील के नाम से ही जानते हैं। ओके, चलिए तो अब देखते हैं, इस केस में तो फिनोटाइप अफेक्ट होगा ही नहीं, केस बी में तो फिनोटाइप पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, फिनोटाइप पे फर्क पड़ेगा केस ए में और केस सी में। तो देखते हैं द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल में बी अफेक्टेड, अफेक्ट कब होगा, केस ए में और केस सी में। चलिए नेक्स्ट, चलिए आ जाइए। What will be the possible blood group in children from the parents with B and AB blood group? ये कह रहा है what will be the possible blood group in children from the parents? ऑब्वियस सी बात है, हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकालनी है, राइट, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बतानी है बेटा। तो AB ब्लड ग्रुप तो ऑब्वियस सी बात है, समझ जाओ यही बंदा होगा, लेकिन B ब्लड ग्रुप वाला ऐसा हो सकता है ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अगर मैं लेकर चलूं तो इन बंदों के क्या क्या बच्चे हो सकते हैं, इन बंदों का ऐसा बच्चा हो सकता है, ऐसा बच्चा हो सकता है, ऐसा बच्चा हो सकता है, और ऐसा बच्चा हो सकता है ना। अगर बी ब्लड ग्रुप ऐसा है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में लेकर चलूं, हेट्रोजाइगस है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी और बी है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, तो ये सारी हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के बच्चे इनके हो सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं, बी के हो सकते हैं, बस, ठीक है, ए बी और ए बी, सो ए बी और ए बी, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है हो सकती है। ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा तो इनका होगा ही नहीं, ओ ब्लड ग्रुप का होने के लिए दोनों के पास IO होनी चाहिए। तो तीनों ऑप्शन में O है, इसमें तो ऑब्वियसली आंसर क्या बनेगा 3। ये वैसे 1 सेकंड का क्वेश्चन था, मैंने तुम्हें पूरा, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना था इसलिए बताया, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, बाकी तीनों ऑप्शन में O था, हटाओ सीधा। तो इस तरह से स्मार्ट स्ट्रैटेजी से आप कई बार एक लंबे क्वेश्चन को भी छोटा बना सकते हो ऑप्शंस देख के। जैसे इस वाले क्वेश्चन में तीनों ऑप्शंस में O था, तो वो तो अपने आप ही डिलीटेड था, सीधा आंसर, मतलब आंसर खुद चिल्ला रहा था कि मैं आंसर हूँ। तो क्वेश्चन करते हुए कई बार उसमें टाइम देना ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट दिमाग अगर अप्लाई करो तो आधे टाइम में भी सवाल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, इन गार्डन पी स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि स्टार्च साइज को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होती है, जिस जीन को हम जानते हैं स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जीन के नाम से। ये जीन नेचर में प्लियोट्रॉपिक होती है और एक साथ 2 ट्रेट्स को कंट्रोल करती है, राइट। आप अच्छे से जानते हो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, इस कंडीशन में स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा होता है, लार्ज, इस कंडीशन में इंटरमीडिएट और इस कंडीशन में स्मॉल। अगर मैं स्टार्च ग्रेन के साइज की बात करूं, स्टार्च ग्रेन के साइज की बात करूं, और अगर मैं सीड शेप की बात करूं तो इस कंडीशन में सीड शेप राउंड होती है, इस कंडीशन में भी सीड शेप राउंड होती है, लेकिन इस कंडीशन में कैसी होती है, रिंकल्ड होती है। तो ये जो जीन है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जीन, ये प्लियोट्रॉपिक जीन है, एक साथ 2 ट्रेट्स को अफेक्ट कर रही है। तो पूछ रहा है गार्डन पी में स्टार्च सबसे बेहतरीन तरीके से कौन सी कंडीशन में जो है सिंथेसाइज होगा, बनेगा। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो स्टार्च सबसे बेहतरीन जो है वो बनेगा होमोजाइगस कंडीशन में। तो होमोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। आप अच्छे से देख पा रहे हो इस कंडीशन में सीड भी राउंड है और स्टार्च ग्रेन भी सबसे इफेक्टिवली बन रहा है। तो ये होमोजाइगस राउंड कंडीशन में सीड की शेप भी राउंड होगी और स्टार्च भी सबसे बेहतरीन तरीके से बनेगा। आंसर हो जाएगा इसका 2। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीन छोड़ रही हूं, फटाफट से पॉज करो, खुद रीड करो, फिर आगे बढ़ो। चलिए आइए, ये कह रहा है कि मेंडल का जो काम था वो छप तो मतलब उसकी बात तो 1865 में हो गई थी, पर वो छपा दुनिया के सामने, वो आया सन 1900 में, 1865 में वो छप गया था, जो है काम हो गया था, पर फिर भी पूरी दुनिया के सामने नहीं आया, 1900 में आया, क्योंकि उस दौरान उनके काम की रीडिस्कवरी हुई। क्या कारण है कि उनका काम इतना लेट सबके सामने आया? तो ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। ये बात बिल्कुल सही है। आज की तारीख में माइक्रोस्कोपी
से हम इस बात का प्रूफ दे सकते हैं कि जीन्स होती हैं। जीन्स कोई हवाई बात नहीं है। आज की तारीख में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में हम देख सकते हैं कि भैया क्रोमोसोम सही मायनों में होते हैं और क्रोमोसोम के ऊपर जीन होती है। लेकिन मेंडल के टाइम पर उन्होंने फैक्टर्स बताया कि फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस के लिए, पर वो उस बात का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिखा पाया। मतलब मैं मानती हूं कि भगवान जी होते हैं, पर मैं आपको कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे सकती कि ये देखो खड़े खड़े हैं भगवान जी। ऐसे ही मेंडल ने बताया था कि फैक्टर होते हैं, पर वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप ही नहीं थी। तो ये बात सही है। His concept of factors as a stable discrete units that control the expression of traits did not find acceptance from the contemporaries. बिल्कुल सही बात है। वो सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि एक ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इसके लिए कुछ डिस्क्रीट, कुछ सेपरेट यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिनको हम फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब ये बात उनके कंटेम्प्रेरीज को, उनके दोस्तों को पची नहीं। ये तो एकदम नई बात थी, ऐसा तो आज तक कुछ हुआ नहीं था। मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिनन वाज टोटली ओल्ड, नहीं, इट वाज टोटली न्यू। मेंडल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी की फील्ड में मैथमेटिक्स को अप्लाई किया था पेडिग्री एनालिसिस की मदद से। तो ये बात उनके साथियों को पची नहीं, ये एकदम नई बात थी। कम्युनिकेशन इजी नहीं था। तो ये चारों ही कारण हैं। इन चारों कारणों की वजह से मेंडल का जो काम है वो दुनिया के सामने सही समय पर नहीं आ पाया था। तो यहाँ पे ओल्ड नहीं, यहाँ पे न्यू लिखा होता तो ऑप्शन सही होता। तो ए, बी और डी सही हैं। ए, बी एंड डी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड इज मैरिड टू अ नॉर्मल मैन, द सन्स वुड बी। इस तरह के क्वेश्चन काफी नीट में आने की संभावना बनी रहती है। आ जाइए देखते हैं। एक नॉर्मल वुमन है लेकिन उसके पिताजी कलर ब्लाइंड थे। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो पिताजी हैं वो तो अपनी बेटी को हीमोफिलिक जीन, ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन देंगे ही देंगे, क्योंकि बेटी में बाप से एक्स क्रोमोसोम आता ही आता है। तो बाप कलर ब्लाइंड था लेकिन बेटी नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली बेटी कैसी नॉर्मल है? कैरियर वाली नॉर्मल है। तो बेटी कैसी होगी? बेटी ऐसी है। इसकी शादी एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी से हुई है। तो इनके जो बेटे होंगे, इन दोनों के जो बेटे होंगे, उनका कलर ब्लाइंड होना कहां तक मुमकिन है? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर इनका बेटा होगा तो माँ एक्स क्रोमोसोम देगी हमेशा। तो माँ अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम देगी तो बेटा नॉर्मल होगा। अगर माँ ये वाला एक्स क्रोमोसोम देगी तो बेटा कलर ब्लाइंड होगा। यानी कि इनका जो बच्चा होगा, इनका जो बेटा होगा, वो नॉर्मल भी हो सकता है और वो कलर ब्लाइंड भी हो सकता है। यानी कि 50-50% चांसेस हैं। तो यहां पे आ जाएगा 50% कलर ब्लाइंड। आंसर हो जाएगा 2। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देयर आर 3 जीन्स A, B, C. Percentage of crossing over between A and B is 20%, B and C is 28%, A and C is 8%. पॉज करो, खुद से करो, फिर मैं बताती हूँ। चलो, तो सबसे पहले उठाते हैं, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है B और C के बीच में। B और C के बीच में डिस्टेंस है 28%। इन B और C के बीच में क्रॉसिंग ओवर वैल्यू आपको 28% दे रखी है, यानी कि आपको डिस्टेंस दे रखा है। तो B और C के बीच में डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है? 28 मैप यूनिट दे रखा है या सेंटीमॉर्गन दे रखा है। करेक्ट। चलिए, ये तो पता है ना, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब डिस्टेंस दे रखा है। चलिए, A और B के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 20%। और A और C के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 8%। तो हमें इनका अरेंजमेंट बताना है। चलो बैठा देते हैं। सबसे पहले ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर 2 जीन्स बैठा दो जिनका अंतर सबसे ज्यादा है। तो B और C, इनमें क्रॉसओवर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली सबसे दूर दूर बैठी होंगी। तो इनके बीच में 28 मैप यूनिट का अंतर है। फिर A और B के बीच में, A और B के बीच में जो है डिस्टेंस कितना है? 20 है। चलिए, अगर A और B के बीच में मैं डिस्टेंस 20 की बात कर रही हूं, ये मैंने यहां पर A बैठा दिया। A और B के बीच का डिस्टेंस वो कितना बता रहा है? 20। अब मुझे ये देखना है कि मैंने अपनी जीन सही बैठाई है या गलत बैठाई है।
अगर मैंने अपनी जीन गलत बैठाई है तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस गलत आएगा। मैंने ए को यहाँ बैठा दिया और मैंने इन्होंने दे रखा है ए और बी के बीच का डिस्टेंस 20 है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 20 है, और बी और सी के बीच का डिस्टेंस हमें पता है। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 28 माइनस 20 8, और क्वेश्चन में भी हमें 8 ही दे रखा है। इसका मतलब मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी, मैंने जीन्स को सही बैठाया है। तो ये जीन्स इस तरह से बैठी हैं, देखो BAC, तो BAC, तो आंसर आ जाएगा 1। इसी को तो कहते हैं हम क्रोमोसोमल मैपिंग, जहां पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वैल्यू की मदद से, क्रॉसओवर वैल्यू की मदद से हम ये बता देते हैं कि डिस्टेंस कितना है जीन्स के बीच में, और फिर उस डिस्टेंस से हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि वो जीन्स किस तरह से क्रोमोसोम के ऊपर बैठी होंगी, किस फैशन में बैठी होंगी। इसी को ही तो हम क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, द रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमंस आर ऑलवेज, ये कह रहा है कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो रिसेसिव जीन बैठी होती है वो हमेशा क्या दिखाएगी? ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो रिसेसिव जीन बैठी होती है वो हमेशा मेल में एक्सप्रेस होगी, हमेशा। फीमेल में वो हमेशा एक्सप्रेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि फीमेल में उसको एक्सप्रेस होने के लिए 2 कॉपी चाहिए। माने अगर मैं कहूं कि एक फीमेल है, कैरियर है, उसके पास रिसेसिव जीन है एक्स क्रोमोसोम पर फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं हो रही। एक फीमेल कब कलर ब्लाइंड होगी? जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव कॉपी होंगी। लेकिन जो मेल होते हैं उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और एक ही रिसेसिव कॉपी पर वो कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। यानी कि ये बात तय है कि अगर एक्स क्रोमोसोम के पास रिसेसिव जीन है तो कौन सा वो केस है जिसमें वो जो जीन है वो अपने आप को हर हाल में एक्सप्रेस करेगी? तो ऑब्वियसली वो मेल्स हैं, क्योंकि मेल्स में एक ही कॉपी बहुत है बीमारी करने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। तो आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हाँ बेटा, चलो बेटा आगे चलते हैं। अरे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा है। A male human is heterozygous for autosomal gene A and B and is hemizygous for hemophilic gene H। देखो, ऑटोसोमल जीन का मतलब क्या है? ऑटोसोमल जीन का मतलब है कि वो 22 में से किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर होगी। और हेमिजाइगस कंडीशन का मतलब क्या है? आप जानते हो, XY, जैसे XX तो होमोजाइगस कंडीशन है, लेकिन XY हेमिजाइगस कंडीशन है। Y जो मेल्स होते हैं, ह्यूमन मेल्स जो होते हैं, उनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम का जोड़ा है वो एक जैसा नहीं होता, XY कंडीशन होती है। इस कंडीशन को हम हेमिजाइगस कंडीशन कहते हैं, राइट। तो वो कह रहा है कि एक ह्यूमन मेल है जो ऑटोसोमल जीन के लिए हेट्रोजाइगस है, ठीक है। यानी कि ये जो जीन है ये अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है उसके पास, और ये वाली जीन भी अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है ना। ये ऑटोसोमल जोड़ा है, ये कोई ऑटोसोमल जोड़ा है, कोई भी हो सकता है, पहला जोड़ा हो सकता है, क्या पता ये पहले वाला, ये 10वें वाला, कोई भी ऑटोसोमल जोड़ा हो सकता है। फिर वो कह रहा है कि उसके जो एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये उसका वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें हेमिजाइगस कंडीशन है। यानी कि जो हीमोफीलिया का जीन होता है, हम जानते हैं केवल एक्स क्रोमोसोम पर होता है, वाई पर नहीं होता, तो वो यहां बैठा है, हीमोफीलिया का जीन, ये कंडीशन है। तो वो कह रहा है अगर ऐसा मेल स्पर्म बनाएगा, अगर ऐसा मेल स्पर्म बनाएगा तो उसके स्पर्म में ये वाली कंडीशन होने के कितने % चांसेस हैं? ये वाली कंडीशन होने के कितने चांसेस हैं? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल h। चलो देखते हैं। देख बेटा, ये और ये अगर ये स्पर्म बनाएगा, अगर ये स्पर्म बनाएगा तो 50% चांसेस हैं कि ये वाला जीन जाएगा कैपिटल A, 50% चांसेस हैं कि स्मॉल a जाएगा। तो स्मॉल a जाने के कितने चांसेस हैं? हाफ, आधे चांसेस स्मॉल a जाने के हैं स्पर्म में, है ना। यहां से भी आधे चांसेस स्मॉल b के जाने के हैं, आधे कैपिटल B के जाने के हैं। तो स्मॉल b के चांसेस भी कितने हैं? हाफ। अब स्पर्म में ऐसा हो क्या Y भी जा सकता है स्पर्म में और X भी जा सकता है, यानी कि जो स्मॉल h जाने की फ्रीक्वेंसी है वो भी कितनी है? आधी। तो कितना आ जाएगा आंसर? 1/8। कैसे किया समझ में आ गया ना? स्मॉल a जाने की भी आधी है
भाई स्पर्म में ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, दोनों के चांसेस 50-50% है। ऐसे ही इसके स्पर्म में एक्स भी जा सकता है, वाई भी जा सकता है, तो सबके चांसेस 50-50% है, तो आंसर आ जाएगा इसका 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। On selfing a plant of F1 generation with genotype this, the genotypic ratio in F2 generation will be। चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। चलो बेटा, तो देखते हैं, आ जाओ क्या कह रहा है वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि हमने F1 जनरेशन में इस वाले जीनोटाइप के साथ सेल्फिंग कराई, मतलब जो हमारी F1 जनरेशन है वो ये आई है, और इन दोनों की हमने सेल्फिंग का मतलब क्या है, सेम जीनोटाइप की सेल्फिंग करा देना। तो इस जीनोटाइप की हमने सेल्फिंग कराई, चल करा लेते हैं। इस जीनोटाइप की अगर हमने क्या कराई, इस जीनोटाइप की हमने सेल्फिंग कराई, तो वो पूछ रहा है, देखो क्या कह रहा है, ऑन सेल्फिंग अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विद जीनोटाइप दिस, मतलब F1 जनरेशन में हमें इस जीनोटाइप के बंदे मिले हैं और उनकी हमें सेल्फिंग करानी है। सेल्फिंग का मतलब समझते हो ना, सेम जीनोटाइप। तो F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशो क्या होगा। चलिए आ जाइए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा स्मार्ट तरीका है। वही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, गैमीट्स कैसे निकालते हैं, 2n। तो यहाँ पे आपको कितनी हेटेरोजाइगस कंडीशन दिख रही है, 1, तो 2n बराबर 2। ऐसे ही यहाँ पे 2n बराबर 2। तो टोटल हमें 2 गैमीट यहाँ से मिलेंगे, 2 गैमीट यहाँ से मिलेंगे, है ना। फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि टोटल नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस कैसे निकालते हैं, यानी कि इनके कितने ऑफस्प्रिंग पॉसिबल हैं। कैसे निकाल रहे थे, गैमीट फ्रॉम पेरेंट 1 इंटू गैमीट फ्रॉम पेरेंट 2। पेरेंट 1 से कितने गैमीट्स मिल रहे हैं, पेरेंट 2 से कितने गैमीट्स मिल रहे हैं, दोनों को गुणा कर दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, कितने ऑफस्प्रिंग्स पॉसिबल हैं। तो इनकी गुणा कर दो, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि टोटल जब ऐसे बंदों की सेल्फिंग कराएंगे, आपस में क्रॉस कराएंगे, तो इनके टोटल कितने जाइगोटिक्स, कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस, कितने ऑफस्प्रिंग्स पॉसिबल हैं, 4। और आप ये जानते हो कि अगर हम जीनोटिपिक रेशो को टोटल कर देते हैं बेटा, अगर जो हमारा जीनोटिपिक रेशो आता है अगर उसको टोटल ऐड कर दो आप, तो टोटल ऐड करने पर क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, टोटल नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल। जैसे याद करो, हमारा जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता था उसमें जीनोटिपिक रेशो क्या आता था, 1:2:1। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में टोटल प्रोजेनी कितनी पॉसिबल होती थी, 4। इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारा जीनोटिपिक रेशो क्या आता था, 1:2:1:2:4:2:1:2:1। इसको ऐड करोगे तो कितना आता है, 16। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस, टोटल ऑफस्प्रिंग्स कितने पॉसिबल होते थे, 16। यानी कि अगर आप जीनोटिपिक रेशो को ऐड कर दो तो वो क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, टोटल नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस इतने हो सकते हैं। तो आप देखो इस ऑप्शन में आपको टोटल 4 कहां नजर आ रहा है, यहां 1:2:1, 2 और 1 3 और 1 4। टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, टोटल नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल है, 4। यहां कितना आया, 4। राइट। ये तो स्मार्ट तरीका है किस तरह क्वेश्चंस को सेकंड्स में निपटाना है। नहीं तो आप पुराना लंबा तरीका अपनाओ, भैया पहले इसके जीनोटाइप बना के देखो, इसके जीनोटाइप दोनों की क्रॉस करके देखो, फिर उसमें तो आप यही सवाल करते रह जाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री छूट जाएगी। आपको स्मार्ट तरीका समझ में आया ना। आपको अगर जीनोटाइप दे रखा है और पूछा है कि भैया अगर ये दोनों माता पिता है तो कितने टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो गैमीट निकाल दो, उसकी गुणा कर दो और रेशो देखो, ये इस वाले रेशो में टोटल नंबर 4 आ रहा है। और मोर ओवर आप यहां देखो ना बेटा, 2 ही तरह के गैमीट बन रहे हैं, यहां भी 2 ही तरह के गैमीट बन रहे हैं। गुणा करोगे अगर, देखो यहां कितने तरह के गैमीट बने हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। एक गैमीट ये बनेगा और एक गैमीट ये बनेगा, ऐसे ही 2 गैमीट वो बनाएगा, है ना, 2 गैमीट ये बनाएगा, तो टोटल ये 4 गैमीट हो गए। राइट। 2 ये बनाएगा और 2 बनाएगा। इनकी देखो गुणा करो, इसकी इससे करो एक बार, इसकी इससे करो एक बार, इसकी इससे करो, इसकी इससे करो एक बार, इसकी इससे करो, तो आपको रेशो मिल जाएगा। रेशो कितना आएगा, 1:2:2। सिंपल सी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेटा, पक्की बात। चलिए, और नहीं समझ में आ रही तो फटाफट से करके बता देती हूँ। ए बी बी सी सी, इससे करी, फिर इसकी इससे करी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल। चलो फिर इसकी
इससे कर दी और इसकी इससे कर दी। अब इसकी इससे करो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। फिर इस वाले की इस, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल। देखो ये 1 हो गया, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं इसलिए 2 और वो 1 हो गया, तो रेशो क्या आ गया 1:1। अगर आप लंबे तरीके से करना चाहते हो तो मैंने वो भी करके दिखा दिया, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से करना चाहते हो तो मैंने वो दिखा दिया। सेल्फिंग कराई, दोनों के गैमीट निकाल लिए, दोनों के गैमीट निकाल के मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें ये पता चल गया टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स और टोटल नंबर ऑफ जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है कितने पॉसिबल हो सकते हैं। और हम जानते हैं कि जीनोटिपिक रेशो को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स या जाइगोटिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं, तो 4 इसी। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। इस तरह का जो क्वेश्चन है ये टफ क्वेश्चंस में से बनता है। तो जेनेटिक्स होती है ना बेटा, जेनेटिक्स बहुत बड़ा चंक प्ले करती है नीट के क्वेश्चंस में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इस वाले चैप्टर से। तो ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से इजी आते हैं, कुछ मीडियम आते हैं, कुछ टफ आते हैं, तो एक आध क्वेश्चन टफ भी आएगा। तो टफ क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। किस तरह अटेम्प्ट करने हैं समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन डज नॉट टेक्स प्लेस व्हेन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब नहीं होगा आप अच्छे से जानते हो। अगर एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन बैठी हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम जानते हैं एक ही क्रोमोसोम पर जो बैठी हुई जीन्स होती हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं और वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाती। तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जीन्स आर लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन से वाली जीन नहीं दिखाएंगी? जो आपस में लिंक्ड हैं और जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी हैं। का आंसर हो 2। चलिए नेक्स्ट। Due to the cross between this and this, the resultant progeny shows what percentage of tall and red flowers। ये कह रहा है कि ये दोनों माँ बाप हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस में घबरा जाते हैं, बहुत आसान तरीके से किए जाते हैं। ये दोनों माँ बाप हैं, तो पूछ रहा है अगर ये दोनों माँ बाप हैं तो इनके जो बच्चे होंगे उनमें से कितने बच्चे टॉल और रेड हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, साफ साफ दिख रहा है ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मैं इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फटाफट से तोड़ लेती हूँ। आसान तरीका बता रही हूँ किस तरह क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सेकंड्स में आसान तरीके से करना है, राइट। उसे बैठ के वहां पे पुनेट स्क्वायर नहीं बनाना, बैठ के वहां पे पहले गैमीट निकालो एक एक करके, फिर पुनेट स्क्वायर बनाओ, फिर बताओ, इतना टाइम नहीं होता। स्मार्ट तरीके से जेनेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देख ये डाई हाइब्रिड क्रॉस दिखाई दे रहा है, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तोड़ ले। एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तोड़ लिया भाई, ठीक है तोड़ लिया। कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराओगे तो आप जानते हो सारे के सारी पॉसिबिलिटी ये होगी। अच्छे से जानते हो ना आप इस बात को। तो अब नहीं जानते तो फिर गधों जैसी बात मत करना, फिर गुस्सा आएगा। इतना तो सब बच्चे जानते हैं। अगर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो सारे ही बच्चे कैसे होंगे, सारी ही पॉसिबिलिटीज कैसी होंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारी पॉसिबिलिटी कैपिटल टी स्मॉल टी होगी। फिर कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ क्रॉस हो रहा है, तो हम जानते हैं 50% ऐसी पॉसिबिलिटी होगी और 50% ऐसी। चाहे करके देख लो फटाफट से। अब मैं करके क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे फिर चैट बॉक्स में लिखने लगेंगे मैम समझ नहीं आया, आपने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल। तो हमने क्या किया, जो हमें जीनोटाइप दे रखा है, राइट, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मैंने इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तोड़ दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ और कैपिटल आर स्मॉल आर को स्मॉल आर के साथ। और मैंने ये देख लिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों में। तो बच्चों में हमेशा ये वाले जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी, मतलब इन दोनों के जो बच्चे पैदा होंगे उनमें ना तो कैपिटल स्मॉल टी वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और ना ही उनमें कैपिटल टी वाला कॉम्बिनेशन। सारे बच्चों में यही कॉम्बिनेशन होगा। क्यों? कारण मैंने आपको समझा दी। फिर मैंने इसका क्रॉस इसके साथ कराया, तो जितने भी इनके बच्चे होंगे उनमें से कैपिटल आर वाली कंडीशन किसी बच्चे के पास नहीं होगी। या तो ये वाली कंडीशन होगी बच्चों के पास या फिर ये वाली कंडीशन। चल अब देखते हैं, वो पूछ रहा है कि जो बच्चे होंगे उनमें से टॉल और रेड कितने होंगे, टॉल और रेड कितने हो सकते हैं। अब देख, इनमें जो इनके बच्चे होंगे
कैसे टॉल बच्चे इनके हो सकते हैं? ऐसे ही टॉल बच्चे हो सकते हैं। कैपिटल टी वाले टॉल बच्चे तो हो नहीं सकते इनके जीनोटाइप के हिसाब से। माँ बाप के जीनोटाइप के हिसाब से इनके बच्चों के पास कैपिटल टी वाला कॉम्बिनेशन आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? करके दिखा दिया। यानी कि इनके जो बच्चे होंगे वो बस ऐसे ही टॉल हो सकते हैं, ऐसे टॉल नहीं हो सकते। क्यों? कारण बता दिया। अब वो रेड पूछ रहा है। रेड या तो कैपिटल आर रेड हो सकता है, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर रेड हो सकता है ना। लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो केवल कैपिटल आर स्मॉल आर वाले रेड हो सकते हैं। कैपिटल आर तो पॉसिबल ही नहीं है जीनोटाइप के हिसाब से। चल अब देख बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी की पॉसिबिलिटी जो है वो तो पूरी की पूरी है। सारे के सारे बच्चों में यही पॉसिबिलिटी होगी सिर्फ, है ना। जो बच्चे इन दोनों के होंगे ना तो उनके पास स्मॉल टी वाली पॉसिबिलिटी है, ना ही कैपिटल टी वाली पॉसिबिलिटी है। सारे के सारे बच्चों के पास यही एक पॉसिबिलिटी। तो यहां मैंने इसके नीचे इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 1, राइट। कैपिटल आर स्मॉल आर वाले देखो, इनके जो बच्चे होंगे उनमें 50% पॉसिबिलिटी ऐसी है, 50% पॉसिबिलिटी ऐसी है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हाफ है। तो हाफ यानी कि 50% चांसेस ऐसे हैं कि इनके बच्चे कैसे होंगे? टॉल और रेड। अब काफी बच्चे इसमें सर खुजाने लगेंगे, रोने लगेंगे, मैं क्या समझा, समझ नहीं आता। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मेथड। फ्रीक्वेंसी मेथड से क्वेश्चंस चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। जिनको इस मेथड की प्रैक्टिस हो जाती है ना, वो सवाल को सॉल्व पेन भी नहीं लगाते हाथ, बस यूं ही बता देते हैं। कैसे बता देते हैं? आ जाओ बता। आपको ये जीनोटाइप दे रखा है माँ बाप का, है ना, और आपसे पूछ रहा है कि इनके टॉल और रेड बच्चे कितने हो सकते हैं। तो देखो ना माँ बाप का जीनोटाइप फटाफट से बेटा। आपको दिख रहा है माँ के बाप के पास कैपिटल टी है, सपोज माँ के पास स्मॉल टी है, यानी कि इनके बच्चों के पास ना तो कैपिटल टी वाली कंडीशन हो सकती है ना स्मॉल टी, यानी कि बच्चों के पास केवल एक ही कंडीशन होगी, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि 100% जो है बच्चे ऐसी सिचुएशन रखेंगे। तो मैंने इसके सामने 1 रख दी, मैंने इस कंडीशन के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी रख दी 1 माने कि 100%। फिर इस माँ बाप के जीनोटाइप के हिसाब से मुझे देखने को मिल रहा है कि इनके जो बच्चे होंगे या तो उनके पास ऐसी कंडीशन होगी जीनोटाइप में, या फिर ऐसी कंडीशन, कैपिटल आर नहीं हो सकता। यानी कि बच्चों में 50% चांसेस ये वाले जीनोटाइप आने के हैं, 50% चांसेस ये वाले जीनोटाइप आने के हैं। तो मैंने कैपिटल आर स्मॉल आर के सामने इसकी रख दी हाफ, यानी कि टोटल मल्टीप्लाई करने पे चांस कितना आया? हाफ। यानी कि 50% चांसेस हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे? टॉल और रेड होंगे। तो आंसर आ जाएगा 1। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, फटाफट से डाई हाइब्रिड क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तोड़ के देख लो। अपने दिमाग में पेन चलाने की भी जरूरत, मैंने तो तुम्हें करके दिखाया है। अपने दिमाग में एक डाई हाइब्रिड क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तोड़ लो, पॉसिबिलिटी देख लो कौन कौन से जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर सवाल में देखो कौन सी पॉसिबिलिटी की बात की गई है, टॉल और रेड की बात की हुई है। तो इनके जो टॉल और रेड बच्चे हैं वो ऐसे ही हो सकते हैं। कैपिटल टी वाले टॉल ये हो नहीं सकते, पॉसिबिलिटी वो सिर्फ ऐसे टॉल हो सकते हैं। और रेड वो कैपिटल आर वाले रेड हो ही नहीं सकते, ऐसे रेड हो सकते। तो ऐसे रेड होने के 50% चांसेस हैं, और ये तो पूरे के पूरे ऐसे ही हैं, तो यानी कि 50% बच्चे टॉल और रेड हो सकते। ओके, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आइए, ये मैंने क्योंकि आपको सारा इस तरह से करके दिखाया इसलिए आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी में आता है तो फटाफट से, राइट। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ फटाफट से, मैं कितनी जल्दी करके दिखाऊंगी देखना। कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल क्रॉसिंग विद स्मॉल टी स्मॉल आर। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने परसेंट बच्चे के डॉर्फ वाइट होंगे, कितने परसेंट बच्चे इनके डॉर्फ और वाइट हो सकते हैं। अगर माँ बाप ऐसे हैं तो कितने परसेंट बच्चे इनके डॉर्फ और वाइट हो सकते हैं। कुछ नहीं करना, देख कितने फटफट से होगा सवाल। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तोड़ ले फटफट से, ये तोड़ लिया। अब कैपिटल टी स्मॉल टी तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, 50% चांसेस ऐसे होने के हैं और 50% चांसेस ऐसे होने। फिर स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इनके बच्चों में केवल एक ही पॉसिबिलिटी है स्मॉल आर की,
ना तो इनके बच्चों में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और ना ही ये पॉसिबिलिटी। मुझे समझ में कैसे आया, मुझे जीनोटाइप्स देख के समझ में आया माँ बाप का, कि माँ बाप के पास अगर टॉलनेस में ये वाली कंडीशन है तो ऑब्वियसली बच्चों में या तो कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन जा सकती है, स्मॉल टी कंडीशन है बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तोड़ लिया। अगर मैं इसको इसके साथ क्रॉस कराऊंगी तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। 50% चांसेस इस पॉसिबिलिटी के हैं, 50% चांसेस पॉसिबिलिटी के हैं। हाँ भाई हैं। स्मॉल आर भाई कैपिटल आर, तो यानी कि इनके बच्चे रेड तो हो ही नहीं सकते, सारे के सारे बच्चे क्या होंगे इनके, व्हाइट ही होंगे, रेड तो हो ही नहीं सकते। माँ बाप के जीनोटाइप के हिसाब से इनके रेड बच्चे हो ही नहीं सकते। टॉल बच्चे 50% बच्चों में टॉलनेस हो सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, और 50% बच्चों में ड्वार्फनेस भी हो। तो इनके जो ड्वार्फ बच्चे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हाफ है। कितने चांसेस हैं? हाफ चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं। और व्हाइट होने के तो पूरे के पूरे चांसेस हैं। तो यानी कि 50% चांसेस हैं कि अगर ये माँ बाप हैं तो इनका बच्चा ड्वार्फ और व्हाइट होगा। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मेथड, और इससे सवाल फटाफट से हो जाता है। बस उसको करने का तरीका क्या है कि अगर आपको कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस दे रखा है, उस डाई हाइब्रिड क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तोड़ के देख लो, फिर फ्रीक्वेंसी बना के देख लो क्या फ्रीक्वेंसी बैठ रही है। अपना बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमन, देयर ऑफस्प्रिंग विल बी। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों में एक चीज और आती है, यहाँ पे चीज और कंडीशन। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देती, कैपिटल टी स्मॉल आर इज क्रॉसिंग विद कैपिटल स्मॉल आर, और वो आपसे पूछता कि टॉल और ड्वार्फ बताओ बच्चे इनके कितने हो, टॉल और वाइट। अगर ये माँ बाप हैं तो बताओ इनके बच्चे कितने % बच्चे टॉल और वाइट हो सकते। चला जा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तोड़ ले, देख फटाफट से। कैपिटल टी स्मॉल टी इज क्रॉसिंग विद कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर रहा है, तो भैया यहाँ तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्यों हो सकती है सब जानते हो, करके दिखा देती हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे रोएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, है ना। तो देख कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। 1/4 इसके चांसेस हैं, 2/4 इसके चांसेस हैं, और 1/4 इसके। तो जानते हो ना, 4 में से 1 चांस इसका है, 4 में से 2 चांसेस इनके हैं और 1 चांस का है। तो ये फ्रीक्वेंसी लिख ली। फिर स्मॉल आर इज क्रॉसिंग विद स्मॉल आर, तो सारे के सारे 100% है वो स्मॉल आर ही हो। तो इनके टॉल बच्चे कितने हो सकते हैं? टॉल कितने हो सकते हैं बेटा, दिमाग लगाओ, है ना। टॉल जो है वो ऐसे वाले भी हो सकते हैं और ऐसे वाले भी हो सकते हैं। ये वाले भी तो टॉल हैं और ये वाले भी तो टॉल हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो 1/4 प्लस 2/4 तो कितना आ जाएगा? 4, 3/4 to 1। वाइट होने की तो पूरी की पूरी सारे के सारे बच्चे वाइट ही होंगे, यानी कि 100% वाइट कंडीशन। लेकिन टॉल होने के कितने चांसेस हैं? 3/4। क्यों 3/4 हैं टॉल होने के चांसेस? कि ये वाले भी टॉल हैं और ये टॉल हैं, तो 1/4 2/4 को जोड़ देंगे और 4 लिख देंगे। तो यानी कि टॉल और वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। 4 में से इनके 3 बच्चे जो हैं वो टॉल और वाइट होंगे। इस तरह से करते हैं। अब काफी बच्चे मुझसे ही बोलते हैं कि मैम इस 2/4 को आप 1/2 क्यों नहीं लिखा? इस 2/4 को हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं। अरे नहीं भाई, हाफ यहां लिखेंगे जहां 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। यहां देखो पॉसिबिलिटी केवल 2 ही थी, इसीलिए मैंने हाफ लिखा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही 2 हैं। आधे ऐसे हो सकते हैं, आधे ऐसे हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको हाफ लिख दिया। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी 2 नहीं है बेटा, यहाँ पॉसिबिलिटी 3 है। इसीलिए मैं इस 2/4 को हाफ नहीं लिखती। क्यों नहीं लिखती? हाफ अगर लिख दूं तो क्या वो हाफ क्या बताएगा कि पॉसिबिलिटी 2 है? यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है। 3 में से 1/4 इसके चांसेस हैं, 2/4 इसके चांसेस हैं और 1/4 इसके चांसेस। और वो टॉल पूछ रहा है आपसे, तो टॉल तो ये भी है और ये भी है। तो टोटल टॉल होने के कितने प्रोपोर्शन, कितना % चांसेस हैं? 3/4 डाल दिया। तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मेथड, और इससे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, फटाफट से सुनो। अगर आपको कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस दे रखा है सपोज, और
कोई भी रैंडम डाई हाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइप दे रखा है माँ बाप को और पूछ रहे हैं बताओ ऐसे जीनोटाइप के बच्चे कैसे होंगे, तो आप उस डाई हाइब्रिड क्रॉस को पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तोड़ लो फटाफट से, फिर पॉसिबिलिटी देख लो क्या क्या हो सकती हैं, फिर फ्रीक्वेंसी सेट कर दो, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके आंसर दो। बहुत जल्दी हो जाता है सवाल। चलिए नेक्स्ट, हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन, देयर ऑफस्प्रिंग्स विल बी। ये कह रहा है एक हीमोफिलिक मैन है जो एक नॉर्मल जो है औरत से शादी कर रहा है, तो इनके बच्चे कैसे होंगे। भैया देख, जो बाप है वो अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा बेटी को देती है और माँ बेटे को देती है, तो माँ के तो दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल हैं, तो बेटे तो इनके हमेशा नॉर्मल होंगे ही, और बेटी भी नॉर्मली होंगी, क्योंकि बेटी तब बीमार होती जब माँ के पास भी जो है हीमोफिलिक जीन देने को होता। तो अकेले बाप कुछ नहीं कर सकता, बेटी में तो हीमोफीलिया कब होगा, जब माँ से भी हीमोफिलिक जीन आए और बाप से भी, तो इनके सारे ही बच्चे नॉर्मल होंगे, ऑल ऑफ देम विल बी नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट, albinism is known to be due to an autosomal recessive mutation. The first child of a couple with normal skin pigmentation was an albino. What is the probability that their second child will also be an albino? वो ये कह रहा है कि एक कपल है जिसको बीमारी है एल्बिनिज्म। आपको पता है ना, तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही गोरे होते हैं, उनकी आईब्रो, उनके पलके सब ब्राउन कलर की होती हैं, राइट। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो ये कह रहा है कि माँ बाप तो दोनों नॉर्मल है, लेकिन उनका जो पहला बच्चा पैदा हुआ है वो एल्बिनो है, उसको बीमारी है। तो आप ये बताओ कि जो उनका दूसरा बच्चा पैदा होगा उसमें एल्बिनिज्म होने के कितने % चांसेस हैं। तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके माँ बाप कैसे हो सकते हैं, इनके माँ बाप का जीनोटाइप क्या हो सकता है। ये कह रहा है कि बच्चा एल्बिनो है, यानी कि बच्चा कैसा है, जो इनका फर्स्ट चाइल्ड है, जो इनका फर्स्ट चाइल्ड है उसको ये एल्बिनो बता रहे हैं बेटा, यानी कि उसका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा स्मॉल ए, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि जब स्मॉल ए दोनों रिसेसिव जीन एक साथ प्रेजेंट होंगे तब बच्चा बीमार होगा, एल्बिनो होगा। तो पहले बच्चे का जीनोटाइप ये है, स्मॉल ए, राइट। अब दिमाग लगाओ कि बच्चे के पास स्मॉल ए कब आएगा, जब माँ के पास भी एक स्मॉल ए देने को हो और बाप के पास भी एक स्मॉल ए देने को हो। लेकिन माँ बाप नॉर्मल हैं, तो वो कैसे नॉर्मल होंगे, ऐसे नॉर्मल होंगे। ये माँ है सपोज और ये बाप है, और सवाल कह रहा है कि दोनों नॉर्मल हैं, दोनों को बीमारी नहीं है। हाँ, तो ये देखो नॉर्मली तो है, बीमार कब होंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में बीमार कब होते हैं, स्मॉल ए वाली कंडीशन में। तो दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन इनका बच्चा जो है वो बीमार हो गया। चलो ठीक, अब देखो अगर ये दोनों का जीनोटाइप है तो पॉसिबिलिटी क्या है, इनका ऐसा बच्चा भी हो सकता था, इनका ऐसा बच्चा भी हो सकता था, और इनका ऐसा बच्चा भी हो सकता। ऐसा बच्चे होने के चांसेस कितने होते, 1/4। ऐसा बच्चे होने के चांसेस 2/4, और ऐसा बच्चा होने के चांसेस 2/4, यानी कि 25% चांसेस ऐसा बच्चे होने के हैं, 50% चांसेस ऐसे बच्चे होने के हैं, और 25% चांसेस ऐसे बच्चे होने के हैं। तो अगर ये दोनों माँ बाप है तो ऐसा बच्चा हो, इस जीनोटाइप का बच्चा हो 25% चांस है, इस जीनोटाइप का बच्चा हो 50% चांस है, और बीमार बच्चा हो, एल्बिनो बच्चा ये है, तो बीमार बच्चा हो उसके चांसेस कितने हैं, 25% चांसेस, राइट। तो ये कह रहा है इस पहली प्रेगनेंसी में इस माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, तो दूसरी प्रेगनेंसी में ऐसा बच्चे होने के चांसेस कितने होंगे। भैया कितनी भी प्रेगनेंसी हो, कितने भी बच्चे दे, सब में ऐसा बच्चा होने के चांसेस कितने % होंगे, 25% हो, राइट। पहली प्रेगनेंसी में भी यही चांसेस थे, दूसरी प्रेगनेंसी में भी यही चांसेस होंगे, तीसरी में भी यही चांसेस होंगे, तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांसेस बने रहेंगे कि उनका बच्चा एल्बिनो। तो आंसर हो जाएगा ओके। चलिए नेक्स्ट, ये जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूं ना आपके लिए आज, ये इस तरह के क्वेश्चंस लेके आई हूं कि अगर आपने ये समझ लिए, ये कर लिए, तो नीट के क्वेश्चंस आपको हलवा लगेंगे। तो इस चैप्टर से अगर टफ क्वेश्चन भी आ गया ना तो आप यूं कर लोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे आप क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस उठाई हुई हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में अगर आप एनसीईआरटी की लाइंस देखो तो ये वाली लाइन भी है,
लॉ ऑफ डोमिनेंस हेडिंग के अंदर ये लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो जोड़ों में होते हैं, और फैक्टर हम कहते किसे हैं, फैक्टर एक ऐसी डिस्क्रीट यूनिट होती है जो पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करती है। ये भी इसी हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव, ये लाइन भी इसी लॉ के नीचे लिखी हुई। Alleles do not show any blending and both the characters recover as such in F2 generation। ये वाली लाइन एनसीईआरटी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंडर लिखी हुई। ये वाली लाइन कह रही है कि आप सब जानते हो कि जब हमारा F1 जनरेशन में बच्चा आता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो होता है वो टॉल ही होता है। कैपिटल टी वाला अगर 10 सेंटीमीटर टॉल है तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी 10 सेंटीमीटर ही टॉल होता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास एक रिसेसिव अलील है तो वो 5 सेंटीमीटर टॉल हो जाएगा, नहीं, कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखाई जा रही है यहाँ पे, कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ है तो भी कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, तब भी वो 10 सेंटीमीटर टॉल ही है। और जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी में गेमीट बनेंगे तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा, और फिर F2 जनरेशन में ये जो फैक्टर्स हैं वापस से रिकवर हो जाएंगे। ये बात किस में कही गई है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, इसका आंसर हो जाएगा 4। इनमें से कौन सी बात लॉ ऑफ डोमिनेंस में नहीं कही गई है, ये वाली। चलिए नेक्स्ट, ABO ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I, ठीक है। It has 3 alleles IA, IB and I small I. Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. How many phenotypes can occur? वो कह रहा है कि 3 अलग अलग तरह की अलील्स हैं, तो पॉपुलेशन में आपको पता है कि ये मल्टीपल एलिलिज्म का केस है, और यहां पे पॉपुलेशन में कितने तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं, 6। IA, IO ये दोनों A ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप्स हैं। IB, IO B ब्लड ग्रुप, IA, IB, AB ब्लड ग्रुप, IO, O ब्लड ग्रुप। तो जीनोटाइप तो कितने पॉसिबल है, 6, लेकिन फिनोटाइप कितने हैं, 4। फिनोटाइप कौन कौन से हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। तो फिनोटाइप तो 4 हैं पर उनको कंट्रोल करने के जीनोटाइप 6 हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल बिटवीन क्रॉस दिस एंड दिस। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो अब तो तुम ये हलवा लग रहा होगा इस तरह का क्वेश्चन। तो कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल इज क्रॉसिंग विद कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल सी, कैपिटल टी। तो ये कह रहा है ये दोनों माँ बाप हैं, तो बताओ इनके कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस या कितनी प्रोजेनी इनकी पॉसिबल है, कितने ऑफस्प्रिंग्स पॉसिबल है। कुछ नहीं करना आपको, पहले गेमीट निकालो। गेमीट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, 2 raised to the power n। कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 1, 2 और 3, तो 2 raised to the power 3 इज इक्वल टू 8। तो ये 8 तरीके का गेमीट बना सकता है। इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन काउंट करो, एक ही है, तो 2 raised to the power 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस बंदे में 1, 2, 3 हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये 8 तरह की गेमीट बना सकता है। इस बंदे में केवल एक ही हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये 2 तरह के गेमीट बना सकता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 2 तो 16। तो कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है यहाँ पे, 16। तो आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इफ पेरेंट्स आर दिस एंड दिस। कितना प्यारा क्वेश्चन, देखो अब तो फटाफट से हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मेथड लगा के। ये कह रहा है अगर दोनों माँ बाप का जीनोटाइप ये है तो ऐसे बच्चे होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। आ जाओ देखते हैं। कैपिटल ए, इसके नीचे लिखते चले जाएंगे, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल कैपिटल। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है। माँ बाप है ये 1, 2, 3, 4, 5, ये पेंटा हाइब्रिड क्रॉस है ना। तो हम इसे 5 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तोड़ सकते हैं। फटाफट से अपने मन में कर सकते हो आप ये काम, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी इज क्रॉसिंग विद कैपिटल डी, और कैपिटल ई स्मॉल इज क्रॉसिंग विद स्मॉल। या आपको लिख के देखने की जरूरत नहीं है, या आप अपने मन में कर सकते हो फटाफट से। कैपिटल ए स्मॉल इज क्रॉसिंग विद कैपिटल ए स्मॉल, यानी यहाँ पे दोनों हेट्रोजाइगस हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी आप जानते हो। कैपिटल ए भी होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए भी होगी, और स्मॉल ए भी होगी। और कैपिटल ए स्मॉल ए होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2/4। वो क्यों है वो मैंने अभी आपको पीछे करके दिखाई।
कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉसिंग विद कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2/4। 2/4 कैसे, समझ में अभी पीछे बताया। स्मॉल बी इज क्रॉसिंग विद स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी क्रॉसिंग विद स्मॉल बी, तो सारे के सारे स्मॉल बी होंगे, यानी कि 1। कैपिटल सी स्मॉल सी, ये है कैपिटल सी, ये है स्मॉल सी, तो सारे के सारे कैसे होंगे? कैपिटल सी स्मॉल सी, है ना, तो यानी कि 1। फिर स्मॉल डी इज क्रॉसिंग विद कैपिटल डी स्मॉल डी, तो इसमें आधे ऐसे होंगे और आधे ऐसे होंगे। क्यों? अभी पीछे करके दिखाया, तो यानी कि यहां पे मैं लिख दूंगी हाफ। कैपिटल ई स्मॉल ई क्रॉसिंग विद स्मॉल ई, तो ऑब्वियसली आधे होंगे कैपिटल ई स्मॉल ई और आधे होंगे स्मॉल ई स्मॉल, तो यानी कि हाफ। तो ये कितना आ जाएगा? 4 4 16, 2/16, 2/16 दैट मीन्स 1/8। अब लगा लो 1/8 कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 12.5%। 12.5%। बात समझ में आ गया? तो आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 1/4 25% होगा, तो 12.5% आ जाएगा। अब मुझे ये जानना है कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रही, मैंने कोई फ्रीक्वेंसी रखने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो उसको क्रॉस चेक करने का भी आइडिया है, फटाफट से हो जाएगा। देखो इसमें टोटल कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, काउंट करो, 1 2, तो ये बंदा कितने गेमेट बना सकता है? 2⁻² = 4। इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन काउंट करो, 1 2, तो ये बंदा कितने गेमेट बना सकता है? 4, है ना, तो 4 4 16, यानी कि इनके टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? 16। और देखो नीचे क्या आ रहा था? 16। तो अगर आपने सारी फ्रीक्वेंसीज सही रखी हैं, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो टोटल नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस ही आते हैं, और अगर वो सही आ रही है तो उसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसीज को एकदम सही रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट। डैश यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द डैश मेजर ऑफ डिस्टेंस। ये तो हम पता है, क्रोमोसोमल मैपिंग की बात हो रही है, हमें पता है क्रोमोसोमल मैपिंग स्ट्रूटिवेंट ने करी थी, और स्ट्रूटिवेंट ने क्या किया था? एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है उसके बेसिस पे जो है क्रोमोसोमल मैपिंग करके दिखाई। तो स्ट्रूटिवेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट। While solving the problem of sex determination in large number of insects, it was observed that, okay, इंसेक्ट्स में, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स में किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है? XXXO, ये फीमेल होती है, ऐसा मेल होता है, सॉरी उल्टा कर दिया, ऐसी फीमेल ऐसी होती है, मेल ऐसा होता है। तो आप देख पा रहे हो कि मेल में 50% स्पर्म्स में X क्रोमोसोम जाएगा और 50% स्पर्म्स में सेक्स क्रोमोसोम जाएगा ही नहीं, मतलब 50% स्पर्म ऐसे होंगे जिनमें कोई सेक्स क्रोमोसोम होगा ही नहीं। तो आ जाओ ऑप्शन देखते हैं। ऑल एग्स लैक सेक्स क्रोमोसोम नहीं, सम ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम, हाँ कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होगा और कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम, मतलब कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। ऑल एग्स एज वेल एज स्पर्म बियर द, नहीं सारे के सारे स्पर्म्स में तो एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, एग में तो सब में एक्स क्रोमोसोम होगा पर सारे स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। सम ऑफ द एग बियर एक्स, ना एग्स में तो सारे ही एग्स में एक्स क्रोमोसोम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मार्क द करेक्ट मैच, इसमें हमें करेक्ट मैच ढूंढना है। चलिए देखते हैं। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे वाई वाली बात कहाँ से आ गई? गलत। आपका फिनाइल कीटोनूरिया भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे एक्स की बात कहाँ से आ गई? गलत। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 + XXY, ये सही है। टर्नर सिंड्रोम ये गलत क्यों है? ये सही मायनों में इसको लिखने का तरीका गलत है, इसको इन्हें कैसे लिखना चाहिए था? 44 + XO, या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है 45, XO। अगर यहाँ पे प्लस की बजाय कॉमा लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता। क्यों? क्योंकि कॉमा ये क्या बता रहा है कि जिस बंदे को बीमारी है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 है, और क्यों है? इस कंडीशन की वजह।
राइट। तो एक तरीका तो टर्नर सिंड्रोम को दिखाने का ये है 45, और दूसरा तरीका है 44+XO। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड इन एन इंडिविजुअल अफेक्टेड विद। आपको पता है ये सारी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, साइकोमोटर डेवलपमेंट नहीं होता, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, किस में नहीं होता? डाउन सिंड्रोम में, सारी एनसीईआरटी की लाइन। चलिए नेक्स्ट, हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सीडेड पी प्लांट्स वर सेल्फ्ड। ये कह रहा है कि हेट्रोजाइगस राउंड येलो प्लांट्स की सेल्फिंग करा दी गई। हेट्रोजाइगस राउंड, हेट्रोजाइगस येलो, इनकी सेल्फिंग करा दी गई, यानी कि वही मेंडल का क्रॉस है, F1 की सेल्फिंग करा दी। और ये कह रहा है कि जो हमारी F2 जनरेशन है, उस F2 जनरेशन में टोटल 800 बीज बन रहे हैं, 800 बीज। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीड्स विद फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकंड रिसेसिव ट्रेट। तो वो कह रहा है कि पहला ट्रेट जो है, पहला ट्रेट तो डोमिनेंट है लेकिन दूसरा ट्रेट रिसेसिव है, ऐसे जीनोटाइप वाले बंदे कितने होंगे? ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। पहला ट्रेट तो वो डोमिनेंट कह रहा है, पहला ट्रेट डोमिनेंट कहने का मतलब राउंड बंदे, सेकंड रिसेसिव यानी कि ग्रीन, तो राउंड ग्रीन बंदे कितने बनेंगे? तो राउंड ग्रीन आप जानते हो, ऐसे वाले बंदे भी राउंड ग्रीन होंगे और ऐसे वाले बंदे भी राउंड ग्रीन होंगे, है ना? ये भी राउंड ग्रीन होंगे, ये भी राउंड ग्रीन होंगे। ऐसे कितने बनते हैं? ऐसे वाले बंदे कितने बनते हैं? फ्रीक्वेंसी मेथड लगा लो, आप अच्छे से जानते हो। कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉसिंग विद कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर की फ्रीक्वेंसी होगी 1/4। स्मॉल वाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/4। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था, करके देख लो। ये वाले बंदे की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2/4। ये वाले की 1/4। ये कितना आ गया? तो टोटल जो हो सकते हैं बंदे, टोटल जो बंदे राउंड, अरे सॉरी बेटा, 16 आएगा ना, 1/16, 2/, तो 16 में से 2 बंदे ऐसे होंगे, 16 में से 1 बंदा ऐसा होगा, और ये दोनों ही क्या है? दोनों ही कंडीशंस में राउंड येलो। तो जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 3/16, यानी कि 16 में से 3 बंदे ऐसे होंगे जो राउंड ग्रीन होंगे। ठीक, समझ में आ गया? 16 में से 3 बंदे ऐसे होंगे जो राउंड ग्रीन होंगे। क्यों होंगे आपको समझ में आ गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस है, नॉर्मल मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें पता है अगर हम इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो जो हमारी F2 जनरेशन आती है उसमें 16 में से 3 बच्चे ऐसे होंगे जो राउंड ग्रीन होंगे, क्योंकि पहला ट्रेट डोमिनेंट है, दूसरा ट्रेट रिसेसिव है। लेकिन वो कह रहा है कि टोटल बीज जो F2 जनरेशन में बन रहे हैं वो 800 बन रहे हैं। तो यहां पे यूनिटरी मेथड लगा दो। अगर टोटल सीड 16 होते, टोटल बच्चे, टोटल सीड 16 होते, तो 3 बच्चे बन रहे हैं राउंड ग्रीन। अगर टोटल बीज 16 होते तो 3 बच्चे राउंड ग्रीन बन रहे हैं। अगर टोटल बीज 1 होता तो राउंड ग्रीन 3/16 बनते। लेकिन टोटल बीज हैं कितने? टोटल बीज हैं 800, तो 3/16 इंटू 8 लगा दो, क्या आ जाएगा? 4 4 16, 4 5 20, 0, तो 150 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई बेटा? तो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है, हम जानते हैं मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर F2 जनरेशन में टोटल 16 बच्चे होते तो राउंड और येलो, सॉरी राउंड और ग्रीन 3 बच्चे होते। लेकिन F2 जनरेशन में 800 बच्चों की बात हो रही है, तो 800 में से 150 बच्चे कैसे होंगे? राउंड और ग्रीन। ओके, चलिए नेक्स्ट। In the following human pedigree, the filled symbols represent the affected individual. Identify the type of pedigree. आ जाओ फटाफट से पेडिग्री चार्ट बताते हैं आपको, कैसे देखते हैं। पेडिग्री चार्ट बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको 3 फंडे बताना चाहूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने वो तीनों फंडे याद कर लिए तो आपको पेडिग्री चार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप उसे देखोगे और फट से सवाल हो जाएगा। कैसे? आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला फंडा, अगर किसी चार्ट में
पेरेंट्स नॉर्मल हैं, ध्यान से सुनना, ये इतने प्यारे फंडे हैं तीनों कि आपको इनके बाद कोई भी पेडिग्री चार्ट हलवा लगेगा, बिना पेन पेंसिल के हो जाएगा। किसी भी चार्ट में अगर आपको पेरेंट्स नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं और प्रोजेनी जो है वो अफेक्टेड है, अगर आपको किसी चार्ट में प्रोजेनी बीमार दिख रही है, बच्चे बीमार दिख रहे हैं और पेरेंट्स नॉर्मल हैं, तो इसका मतलब ऐसा चार्ट जो है वो कभी भी डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं हो, कैन नॉट बी डोमिनेंट डिसऑर्डर, ध्यान रखना। ऐसा चार्ट कभी भी डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं हो सकता। क्यों मैडम? अरे देख, मैं कह रही हूं ये दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं और इनके बच्चे मैंने कर दिए बीमार, तो अगर ये दोनों नॉर्मल हैं और ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो डोमिनेंट डिसऑर्डर कब होगा? जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगी। तो डोमिनेंट जीन इनको बीमार कर दे रही है ना। अगर इसके पास डोमिनेंट जीन होती, एक भी होती, तो क्या ये नॉर्मल होता? बीमार होता ना। इसका मतलब इसके पास डोमिनेंट जीन है ही नहीं, बाप के पास डोमिनेंट जीन देने को है ही नहीं। अगर होती, आपको पता है ना कि डोमिनेंट जीन की तो एक कॉपी भी बीमार कर सकती है। अगर रिसेसिव डिसऑर्डर होता है तो रिसेसिव डिसऑर्डर में तो रिसेसिव जीन की दोनों कॉपी होनी चाहिए, तब बीमारी होती है। जैसे आपका हीमोफीलिया में, आपका सिकल सेल एनीमिया में, एल्बिनिज्म में, है ना। लेकिन अगर बीमारी डोमिनेंट है तो उसकी तो एक ही कॉपी बहुत है। तो अगर बाप नॉर्मल है, इसका मतलब उसके पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है देने को। अगर एक भी होती तो बीमार ना हो जाता। ऐसे ही माँ भी नॉर्मल है, इसका मतलब उसके पास डोमिनेंट एलील देने को है ही नहीं। तो भाई बच्चों में कहाँ हवा से उड़ के आ गई क्या डोमिनेंट एलील? समझ रहे हो बात को? तो अगर कोई चार्ट तुम्हें ऐसा दिख रहा है जहां बच्चा तो बीमार है लेकिन माँ बाप दोनों नॉर्मल है, तो समझ जाना वो चार्ट डोमिनेंट डिसऑर्डर का चार्ट हो ही नहीं सकता। ना वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हो सकता है और ना ही वो सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर हो सकता है। कितना प्यारा फंडा है, देखो, रट लो इस बात को, याद कर लो। अगर किसी चार्ट में नॉर्मल पेरेंट्स हैं और बच्चा बीमार है, तो समझ जाना ये चार्ट ना तो ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट हो सकता है, ना ही ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट हो सकता है। दूसरा फंडा, बहुत ही प्यारे फंडे हैं, देखना इसकी मदद से कितने फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दूसरा फंडा है, अगर किसी चार्ट में आपको फादर जो है वो नॉर्मल दिख रहा है और डॉटर बीमार दिख रही है, तो समझ जाना ऐसा जो चार्ट है वो कभी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट। इट कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट। ऐसा कोई भी चार्ट जिसमें बेटी बीमार दिख रही हो और बाप नॉर्मल है, तो समझ जाना ये बीमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी हो ही नहीं सकती। क्यों? आपको पता है कि बेटी में एक एक्स क्रोमोसोम पिता से आता है और एक एक्स क्रोमोसोम मां से आता है। बेटी किस सूरत में बीमार हो सकती है? जब एक रिसेसिव कॉपी बाप से आए और एक रिसेसिव कॉपी मां से आए, तब जाकर बेटी बीमार होगी, राइट। अगर बाप नॉर्मल है तो यानी कि उसके पास रिसेसिव कॉपी देने को है ही नहीं, क्योंकि उसके पास अगर एक भी रिसेसिव कॉपी देने को होती तो खुद बीमार ना होता। अगर हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की जीन उसके पास होती, रिसेसिव कॉपी होती, तो खुद बीमार ना होता। और अगर उसके पास देने को नहीं तो बेटी में कहां से आई? बात समझ में आ गई? तो बेटी तभी बीमार होगी जब, अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, तो बेटी तभी उसी सूरत में बीमार होगी जब बाप बीमार होगा। बात समझ में आ गई? चलिए तीसरा चार्ट, अगर किसी चार्ट में आपको बेटा, अगर क्या दिख रहा है, हाँ, अगर किसी चार्ट में मदर जो है वो नॉर्मल है और आपका जो सन है वो अफेक्टेड नजर आ रहा है, तो समझ जाना ऐसा चार्ट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता। कांट बी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट। आपको पता है कि बेटे में तो एक्स क्रोमोसोम मां से ही आता है, पिता से तो आता नहीं है।
और मां अगर नॉर्मल है, ये हम डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, मां अगर नॉर्मल है इसका मतलब उसमें डोमिनेंट बीमार करने वाली जीन है ही नहीं। अगर उसके पास डोमिनेंट बीमार करने वाली जीन होती तो वो खुद बीमार ना हो जाती। तो मां अगर नॉर्मल है तो बच्चे के पास डोमिनेंट जीन कहां से आई, बेटे के पास डोमिनेंट जीन कहां से आई? क्योंकि बेटे में तो जो जीन है, जो एक्स क्रोमोसोम है, वो तो मां से ही आना है बेटे में तो, और मां के पास डोमिनेंट कॉपी देने को है नहीं। क्योंकि अगर मां के पास एक भी डोमिनेंट कॉपी देने को होती तो वो खुद बीमार ना होती क्या? तो ये तीनों ऐसे फंडे हैं बेटा कि मजा ही आ जाएगा। किसी भी चार्ट में अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल दिख रहे हैं और बच्चे बीमार दिख रहे हैं तो आंख बंद करके बोल देना, ना तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट है और ना ही ये ऑटोसोमल चार्ट है। अगर किसी चार्ट में आपको बाप नॉर्मल दिख रहा है, बेटी बीमार दिख रही है, तो आंख बंद करके बोल देना ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट भी नहीं है। अगर किसी चार्ट में आपको बेटे जो हैं वो बीमार दिख रहे हैं लेकिन मां नॉर्मल दिख रही है, तो आंख बंद करके बोल देना ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं है। अगर ये याद करके चले जाओगे तो भैया ऐसे हो जाएगा पेडिग्री चार्ट। अभी करके दिखा देती हूँ फटाफट। देखो इस चार्ट में, देखो ध्यान से देखना, और सिर्फ पहली जनरेशन में नहीं देखना, दूसरी जनरेशन में भी देखना है, राइट? चलो आ जाओ, ध्यान से देखते हैं ये चार्ट क्या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट हो सकता है। देख, बेटा तो क्या है, बीमार है, और मां नॉर्मल है। बेटा क्या है, बीमार दिख रहा है और मां नॉर्मल दिख रही है, तो समझ जा ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं है। अरे वाह, मजा ही आ गया रे। चलो नेक्स्ट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट में हमारा फंडा क्या था कि बाप, अगर यहां बाप बीमार है, बेटी भी बीमार है, चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट से हो गया, ये तो बहुत आसान है। ये देख बेटा, यहां पे बाप बीमार है, सपोज अगर मैं इसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मान के चल रही हूँ तो इसके पास रिसेसिव कॉपी देने को है। यहां ये वाला जो बेटा है, ये वाला जो बेटा है, ये कहां से बीमार हो गया? मां के पास तो रिसेसिव कॉपी देने को है ही नहीं। मां के पास तो रिसेसिव कॉपी देने को है ही नहीं ना बेटा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और ऐसे ही इस वाले केस में बेटा कैसे बीमार हो गया? मां के पास रिसेसिव कॉपी देने को है ही नहीं। क्लियर? अब ये चार्ट ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे है, आ जाओ देखते हैं। ये चार्ट ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे है? ये नॉर्मल दिख रहा है, ये बीमार दिख रहा है। ये अगर बीमार दिख रहा है तो इसका जीनोटाइप पक्का ये होगा। ये अगर नॉर्मल दिख रही है तो इसका जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है और इसका जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है। दोनों ही केस हो सकता है ना। चलो देख लेते हैं। सारे बच्चे जो हैं, अगर ऐसा जीनोटाइप होता बेटा, ऐसा जीनोटाइप अगर इसका होता, ध्यान से देखना, अगर इसका जीनोटाइप ऐसा होता तो आधे बच्चे ऐसे होते नॉर्मल और आधे बच्चे बीमार होते। और अगर इसका जीनोटाइप ऐसा होता कैपिटल ए, तो सारे के सारे बच्चे होते कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कि नॉर्मल। और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सारे बच्चे नॉर्मल नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए नहीं बल्कि कैपिटल ए स्मॉल ए है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको पेडिग्री चार्ट देकर ये पूछ लेता है कि बताओ माँ बाप का जीनोटाइप बताओ क्या हो सकता है। इसी एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। तरह के पेडिग्री चार्ट भी पूछता है, माँ बाप बच्चों का जीनोटाइप देके पूछते हैं माँ बाप का जीनोटाइप बताओ। अब देख मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मान के चलूं, अगर मैं इसको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मान के चलूं तो इसका जीनोटाइप तो स्मॉल ए मान के चलना पड़ेगा हमें। ये बीमार है, इसका जीनोटाइप कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। लेकिन अगर इसका जीनोटाइप कैपिटल ए होगा तो सारे ही बच्चे नॉर्मल होने चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे कैसे होते, कैपिटल ए स्मॉल ए। पर मुझे तो सारे बच्चे नॉर्मल नहीं दिख रहे, यानी कि ये जो नॉर्मल बंदा है इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है। इसीलिए आधे बच्चे नॉर्मल दिख रहे हैं और आधे बच्चे कैसे दिख रहे हैं, बीमार दिख रहे हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो चलो ये नॉर्मल है, ये बीमार हो गया, पॉसिबिलिटी दोनों पॉसिबल है। देखो दोनों पॉसिबिलिटी दिख रही है। चलो आगे देखते हैं। अब ये बीमार है, ये नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली ये कैसा बीमार है, ऐसी बीमार है, और ये ऐसा नॉर्मल हो सकता है। तो बच्चे नॉर्मल पॉसिबल हैं, हाँ पॉसिबल हैं। अब ये वाली जो बंदी है, ये इनकी बेटी है, तो ये नॉर्मल है, ऐसी वाली नॉर्मल हो। ये नॉर्मल है तो ये ऐसा वाला नॉर्मल हो सकता है, तो बीमार भी पॉसिबल। स्मॉल ए यहाँ से भी आ सकता है, स्मॉल ए सॉरी
ये नॉर्मल है ना, ये वाला नॉर्मल हो सकता है, स्मॉल ए यहाँ से भी आ सकता है, स्मॉल ए यहाँ से भी आ सकता है, और यहाँ से कैपिटल ए आ सकता है, स्मॉल ए आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 4 बन जाए। बात समझ में आई? ये तुम फटाफट से कर सकते हो, ऐसे ही कर देते तुम इसको, पर लेकिन हमने पूरा इसको डिटेल में समझा दिया है किस तरह से इसको सोचना है, क्योंकि मुझे इसी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन समझा। वो आपसे पूछता कि सपोज ये चार्ट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का चार्ट है, वो दे देता आपको कि ये चार्ट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का चार्ट है और ये बच्चे हैं, ये माँ बाप हैं, तो बताओ दोनों माँ बाप का जीनोटाइप क्या हो सकता है? तो आप बोलते हैं कि माँ का जीनोटाइप ये होगा, बाप का ऐसा होगा। माँ का जीनोटाइप ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर माँ का जीनोटाइप ऐसा होता तो ये सारे बच्चे कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कि नॉर्मल हो। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। एक ही चार्ट में हमने 2 तरह के क्वेश्चन कर लिए। चलिए नेक्स्ट, रीजन असर्शन आ गए हैं, आ जाओ देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस कोटिंग ऑफ आरबीसी। एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, जाके देख लेना। ये मत कहना मैम इतने टफ क्वेश्चन थोड़ा ना आएंगे, एनसीईआरटी की लाइन है। आपको अच्छे से पता है कि ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ए होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर किस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है ना? बात सही है, बात तो सही है। नेक्स्ट, these antigens are of 3 types and found in the oligosaccharide rich head regions of glycophorin. Glycophorin, तो ग्लाइकोफोरिन्स वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। तो ये अगली लाइन में कह रहा है कि 3 एंटीजन हैं, 3 एंटीजन होते हैं और ये तीनों के तीनों एंटीजन जो हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड पाए जाते हैं। ये बात भी सही। अब क्या नीचे लिखी हुई बात ऊपर लिखी हुई बात का कारण है? चलो देखते हैं। ऊपर लिखी हुई बात कह रही है ब्लड ग्रुप 3 तरह के होते हैं, ब्लड ग्रुप जो है 4 तरह के होते हैं, ए बी और ओ, और इसको कंट्रोल करने वाले ये किस बात से कंट्रोल होता है? ये इस बात से कंट्रोल होता है कि उनके जो एंटीजन्स हैं वो आरबीसी पर हैं या नहीं है। क्योंकि अब इसका कारण क्या होता? क्योंकि इनको कंट्रोल करने वाली 3 अलील्स होती, IA, IB और IO, जिसमें से IA अगर एक्सप्रेस कर रही है तो A एंटीजन प्रेजेंट होगा, IB एक्सप्रेस कर रही है तो B एंटीजन प्रेजेंट होगा, IO अगर होगा तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा। इसका कारण ये होता, इसका कारण ये नहीं है कि 3 एंटीजन होते हैं जो आरबीसी के सरफेस पर होते हैं। ऊपर वाली लाइन क्या कह रही है? ऊपर वाली लाइन कह रही है कि ब्लड ग्रुप का जो फिनोटाइप है उसको 3 एंटीजन कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो तीनों एंटीजन जो है आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। नहीं, इसके ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप को 3 एंटीजन कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो 3 एंटीजन अलील्स से कंट्रोल होते हैं। अगर वो अलील एक्सप्रेस करती है तो एंटीजन होता है, अलील एक्सप्रेस नहीं करती तो एंटीजन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 2। चलिए नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस इज द टूल फॉर नोइंग लिंकेज बिटवीन। आप सब अच्छे से जानते हो टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस में हम एक पेरेंट को रिसेसिव कर देते हैं और इससे हम ये पता लगाते हैं कि दूसरा पेरेंट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो जो टेस्ट क्रॉस है वो लिंकेज जानने के लिए, पता करने के लिए हेल्पफुल होता है। हाँ होता है। टेस्ट क्रॉस के जेनेटिक्स की फील्ड में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। टेस्ट क्रॉस किसी अननोन जीनोटाइप का, अननोन जीनोटाइप को जानने में भी पता करता है कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, और ये जानने में भी पता करता है कि 2 जीन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उनमें लिंकेज है या नहीं है। अगर लिंकेज है तो टेस्ट क्रॉस रेशो जो है वो बिगड़ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई। तो हाँ, टेस्ट क्रॉस जीन्स के बीच में लिंकेज डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है, जैसा कि मॉर्गन साहब ने किया था। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट याद है? मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने आई कलर और बॉडी कलर और आई कलर और विंग टाइप को लेकर किया था, वो टेस्ट क्रॉस ही तो है, राइट? बात सही है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस अगर आप करते हो तो उसमें 2 फिनोटाइप आते हैं और 2 जीनोटाइप आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस अगर आप करते हो तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कैसे करते थे? कैपिटल T स्मॉल t जो कि हमारी F1 जनरेशन है उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो तो क्या मिलता था बेटा? तो आपको मिलता था कैपिटल T स्मॉल t मिलता था और स्मॉल t था। तो हाँ, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में आपको 2 तरह के जीनोटाइप मिलते हैं और 2 ही तरह के फिनोटाइप मिलते हैं। ये बात भी सही है।
पर क्या नीचे लिखी हुई बात ऊपर लिखी हुई बात का कारण है? टेस्ट क्रॉस इज द टूल फॉर नोइंग लिंकेज बिटवीन जीन्स। टेस्ट क्रॉस लिंकेज जानने में पता करता है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जहां पे हम एक पेरेंट को फिक्स कर देते हैं, जिससे हमें पता होता है कि इससे तो भैया ये गैमीट मिलने ही मिलने हैं, और दूसरे पेरेंट से कितने गैमीट्स मिलेंगे इसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि उसमें कैसी कंडीशन है। ये वाला पेरेंट तो हमने फिक्स कर दिया, ये वाला पेरेंट तो रिसेसिव पेरेंट है, इससे तो एक ही तरह का गैमीट मिलेगा। दूसरी तरह का पेरेंट अगर केवल 2 तरह की गैमीट बना रहा है, इसका मतलब वहां पे दोनों जीन्स के बीच में लिंकेज है। अगर वो 4 तरह का गैमीट बना रहा है, इसका मतलब लिंकेज नहीं है। तो टेस्ट क्रॉस इस तरह से पता करता है। तो इसका कारण ये होता, नीचे लिखी हुई बात सही तो है पर वो कारण नहीं एक्सप्लेन की, इसलिए इसका आंसर 2। नेक्स्ट, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। आप जानते हो कि जो फीमेल्स हैं उनका हीमोफिलिक होना, कलर ब्लाइंड होना बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल्स तभी बीमार होती हैं जब 2 रिसेसिव कॉपी हो, और मेल एक ही रिसेसिव कॉपी में बीमार पड़ जाते हैं। मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। ये कह रहा है कि फीमेल का हीमोफिलिक होना बहुत ही रेयर है, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब बाप बीमार हो और मदर कैरियर हो। बिल्कुल सही है, नीचे लिखी हुई बात सही भी है और ऊपर लिखी हुई बात का कारण भी है, इसीलिए 1। नेक्स्ट, अच्छा खत्म हो गए। चलो बेटा फिर आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। होमवर्क आपकी प्रैक्टिस शीट है जो आपको इस लेक्चर के लिंक में मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, राइट। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको शायद टफ लगे हों, मैं जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई थी जिससे आपका दिमाग खुले, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो, और अगर आप टफ क्वेश्चन करने में कामयाब हो तो आप नीट क्वेश्चंस तो कर ही लोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस करने के बाद एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कर लेना। आपके काफ़ी सारे जो हैं चैप्टर जो है, फ्रीक्वेंसी मेथड मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा, है ना। आप कोई भी आपको कितना भी बड़ा क्रॉस दिया हो, पेंटा हाइब्रिड, हेक्सा हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, आपको क्या करना है, उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस में तोड़ लेना है और फिर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देख लो अपना। अगर दोनों हेट्रोजाइगस हैं, अगर बेटा मेरे दोनों हेट्रोजाइगस हैं, जैसे ये और ये दोनों पेरेंट्स से आपको ये कंडीशन मिली, तो यहाँ पे इसके चांसेस कितने होंगे, 1/4, कैपिटल ए के, कैपिटल ए स्मॉल ए के 2/4, और स्मॉल ए के 2/4, है ना। इसको 2/4 लिखोगे। अगर ऐसी कंडीशन है, एक पेरेंट से ये वाला जीनोटाइप है, एक पेरेंट से ये वाला जीनोटाइप है, तो आधे इस जीनोटाइप के बनेंगे और आधे इस। क्यों? पनट स्क्वायर बना के देख लो, खुद से समझ में आ, है ना। ऐसे ही अगर एक का जीनोटाइप ये है और एक का ये है, तो सारे के सारे ऐसे बनेंगे, कैपिटल बोले। क्यों? पनट स्क्वायर बना के देख लेना। तो इसके सामने फ्रीक्वेंसी 1 रखेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी है। इससे आप कितना भी बड़ा क्रॉस एकदम चुटकियों में कर सकते हैं। जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस कैसे निकालते हैं आपने समझ, फ्रीक्वेंसी मेथड कैसे अप्लाई करना है, नंबर ऑफ गैमीट्स कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया ना। ठीक, चलो। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ बच्चों को शायद ऐसा लगे यार समझ नहीं आ रहा, मैम क्या बता रहे हो, बहुत टफ लग रहा है। तो मैं ऐसे बच्चों को बोलूंगी बेटा स्टॉप करके रिवाइंड करके तब तक देखो जब तक समझ आए, समझ में आए। बाकी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, चलिए चलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। खुश रहो, मस्त रहो, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के साथ मिलेंगे। बाय।